हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस आरओ की तैयारी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हमने अपनी फुल प्रिपरेशन के प्रोग्राम में ज्योग्राफी अपना शुरुआत की है, जिसमें हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और हमने कई परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 50% से ज़्यादा अपना सिलेबस कर लिया है और उसमें हम आज 14वें लेक्चर को करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने 13वें लेक्चर में हमने भारत की मिट्टियों को समझा था, पूरी मिट्टियाँ हुई, उनसे संबंधित क्वेश्चन किए गए। आज का जो लेक्चर है आपका वो आगे का मिट्टियों के बाद जैसे आपके वन हो जाते हैं तो उससे संबंधित चैप्टर हो जाता है। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो भारत में जो है वन संसाधन उसको लेके बात करेंगे और इसमें साथ में क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप पूरी क्लास को देखिए और साथ में बाद में क्वेश्चन होंगे तो वो आप सॉल्व करके देखिएगा कि क्वेश्चन आपके जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उससे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो रहा है, या आप उसके बेस पे जो आपको आज पढ़ाया जाएगा उसके बेस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये चीज़ भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, भारत में आप पहला हेडिंग शुरू कर लीजिए। अपनी कॉपी में आप नोट कर रहे होंगे तो उसमें तो भारत में वन संसाधन, यहाँ से हम आज अपनी बात शुरू करने वाले हैं। यहाँ से हम अपनी बात शुरू करेंगे। तो आज इसमें हम जानेंगे कि भारत में वन जो हैं किस तरीके के हैं और किस एरिया में, किस क्षेत्र में कौन से प्रकार के वन देखे जाते हैं। उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन कई बार पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो आपके वन का नाम दे देता है, जैसे कि कई बार आपने सुना होगा कि महोगनी कहाँ पे पाया जाता है, या रोजवुड कहाँ पे पाया जाता है, या रबर का जो है पेड़ कहाँ पे मिलेंगे, नारियल के कहाँ मिलेंगे। तो इस तरीके के वन आपको पूछे जाते रहे हैं। तो इनसे संबंधित हम सारी जानकारी जानने वाले हैं आज। तो मैं एक बात बता दूं कि आप कुछ छोटे मोटे टर्म्स या कुछ चीज़ें जान लीजिए कि कोई जैसे आपसे पूछता है कि प्राकृतिक वन क्या होते हैं। अगर कोई कहता है कि प्राकृतिक वन या वनस्पति क्या होती है तो आप उसको कैसे बताएंगे या कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए कि प्राकृतिक वन या वनस्पति क्या चीज़ होती है, कि जैसे इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे एरिया या ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे वन उगते हैं, अगर वहाँ पे किसी भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं किया गया है, कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं किया गया है, और वहाँ पे जलवायु जिसके बारे में हमने बात कर ली है, और जलवायु और मिट्टी के कारण और किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, और वो जब वनस्पति वहाँ की किसी भी क्षेत्र की वनस्पति जो होती है इनके कारण और स्वतः क्या होता है, उसका विकास होता है। अगर उसका स्वतः विकास होता है तो जो वनस्पति पैदा होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम प्राकृतिक वनस्पति या प्राकृतिक वन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ये प्राकृतिक वन का मतलब क्या होता है। तो इस तरीके से हम चलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी क्षेत्र में अगर वन है तो वो कई फैक्टर्स पे काम करते हैं कि किसी क्षेत्र में वन कैसे होंगे। वो वहाँ की अगर देखें कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकते हैं, वहाँ के जो है आपके वर्षा पे डिपेंड करते हैं, वहाँ की जलवायु पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया कि ऊंचाई पे भी डिपेंड करते हैं, कि अगर ऊंचाई अधिक है तो वहाँ पे भी आपके जो है वन की जो है डाइवर्सिटी अलग हो सकती है, विविधता अलग हो सकती है, कि अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे अगर बात करें कि अगर कहीं की मिट्टी है तो मिट्टी भी डिवाइड करती है, ये भी एक कारक बनती है कि वहाँ पे वनस्पति कैसी होगी। इसके अलावा अगर वहाँ के ढलान की बात करें तो किसी क्षेत्र में ढलान कैसा है, वहाँ से भी आप जो है पता कर सकते हैं कि वहाँ की वनस्पति या वन कैसे होंगे। तो इन कई फैक्टर हैं जो आपके डिसाइड करते हैं कि किसी भी क्षेत्र की वनस्पति या वन किस तरीके के होते हैं। तो इसी एरिया में हम बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि अगर देखा जाए तो भारत में कैसे हम वनस्पति को जानेंगे, वितरण कैसे करेंगे या उनका प्रकार जानें तो वो कैसे होगा। तो अगर हम बात करते हैं उनके वितरण की या प्रकार की, तो भारत में जो है दो तरीके से वन देखे जाते हैं। दो प्रकार के वन हम पढ़ सकते हैं, दो तरीके से डिसाइड होते हैं कि वन जो है किस एरिया में कैसे होते हैं। तो उसमें हम बात करते हैं। एक तो आपका होते हैं कि वर्षा के आधार पर देखते हैं। तो वर्षा के आधार पर देखा जाता है कि किस एरिया में वर्षा कैसी हो रही है और उसके हिसाब से वहाँ पे वन कैसे उपजेंगे या पैदा होंगे या उनका विकास कैसे होगा। इसके अलावा जो दूसरा आधार होता है वो आपका टेम्परेचर के आधार पर देखा जाता है कि किसी एरिया में टेम्परेचर कैसा है, तो वो भी आपको डिसाइड करता है। अब इनको जो वर्षा के आधार पर होते हैं इनको दूसरा नाम भी बोलते हैं कि ये क्षैतिज आधार पर देखे जाते हैं।
तो क्षैतिज आधार पर देखे जाते हैं, और इनको जो टेम्परेचर वाले होते हैं उनको हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो ऊर्ध्वाधर आधार पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर आधार पर यानी कि ऊंचाई के क्रम में, और क्षैतिज के क्रम में इस तरीके से देखे जाते हैं कि वन किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में, किसी भी एरिया में कैसे होंगे। तो इन्हीं आधारों को हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्षैतिज आधार है इसको हम मुख्य आधार बनाएंगे, और वो भी वर्षा के आधार पर। इसी में आपका ये भी आ जाएगा, तो ये दोनों एक साथ पढ़े जा सकते हैं। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे, हम अपने वनों को देखेंगे। तो वनों का मैं आपको हेडिंग लिखवाता हूँ कि जो वर्षा के आधार पर या वर्षा की मात्रा के आधार पर, वर्षा की मात्रा के आधार पर वनों का विभाजन। तो इस तरीके से आप समझिए कि किस तरीके से वनों का विभाजन भारत में होता है, और उसको हम वर्षा के आधार पर समझने वाले हैं। तो वो आप समझिएगा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम कई प्रकार के वन जानेंगे जो वर्षा के आधार पर होंगे, कि कैसे किसी एरिया में वर्षा कितनी हो रही है, उसके हिसाब से कौन से वन मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे भी 200 सेंटीमीटर से वर्षा ज़्यादा होगी, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पे आपको कौन से वन देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको कौन से वन देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार जिसको वन बोलते हैं, एवरग्रीन वन फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं, तो वो वन आपको देखने को मिलते हैं। तो कौन से होंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, एक सेकेंड, सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। और इसी में इन दोनों यानी कि 200 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के आसपास जो वर्षा हो रही है, उनमें आपके दोनों प्रकार के वन देखे जा रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार। तो ये दोनों वन जो हैं आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे भी इस तरीके की बारिश हो रही है। अब देखो, इसको तो आप सभी जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इसको इधर मैं लिखता हूँ, एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इनको बोलते हैं, जो ये वाले हैं, इनको सेमी एवरग्रीन बोलते हैं, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इस तरीके से देखिए, अब इन दोनों की साथ में बात करेंगे कि ये कैसे कैसे होते हैं। तो ये एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन हो जाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। यहाँ ये किस एरिया में देखने को मिलेंगे? जिस एरिया में आपकी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, वहाँ पे आपको ये जो है आपके वन जो हैं वन देखने को मिलेंगे। इसके बाद दूसरे बात करते हैं, ये पहला प्रकार हुआ। इसमें हम दूसरे बात करेंगे। तो दूसरे में कौन सा होगा? जहाँ 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। तो वैसे एरिया जहाँ 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, वो एरिया आपके कौन से होंगे? वो आपके पतझड़ वाले होते हैं। तो इसको कैसे नाम दे सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय पतझड़, या इसको मानसूनी वन भी बोलते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ या मानसूनी वन। अब इसमें क्या होता है कि 200 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बीच में भी तो कुछ डिवीज़न देखे जाएगा। तो इसको भी हम दो तरीके से देखते हैं, इनको भी हम दो तरीके से जानेंगे कि किस किस तरीके से ये विभाजित होते हैं। जैसे इसमें एक आपको मिलेंगे आर्द्र, ये इसमें एक आर्द्र प्रकार के मिलेंगे, यानी कि जो है आपके एरिड टाइप के मिलेंगे, ठीक है। और इसमें इसको आर्द्र पतझड़ वन बोल सकते हैं। और ये वाले जो होंगे आपके, वो शुष्क पतझड़ वन होंगे। ये आपके कौन से होंगे? शुष्क पतझड़ वन होंगे। एक सेकंड, ये आपके कौन से होंगे? शुष्क पतझड़ वन होंगे। इधर भी, हाँ। अब इस तरीके से शुष्क होंगे। अब देखिए आर्द्र हैं, तो आर्द्र में कितनी वर्षा होनी चाहिए? तो यहाँ पे अगर 100 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हो रही है, तो उन वनों को क्या बोला जाएगा?
उन वनों को आर्द्र पतझड़ वन बोला जाएगा। और अगर कहीं पे 100 से लेके 70 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हो रही है तो उन वनों को कौन सा बोलेंगे, तो उनको हम शुष्क पतझड़ वन बोलेंगे। ये आपको डिवीज़न याद रखना है कि आपके उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों में भी आपकी 2 प्रकार के वन हैं, जिनमें एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है और दूसरे उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं। इसमें तीसरा डिवीज़न मैं इधर लेके आता हूँ। तीसरा यहाँ पे मैं नंबर के हिसाब से लिख रहा हूँ। अब मैंने लिखा हुआ है ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा है और ये आपका हम बात कर रहे हैं तीसरे के बारे में। तो अब क्या है कि जो जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, वहाँ पे कैसे जो है आपके वन देखे जाएंगे। से कम वर्षा, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आपको कैसे वन देखने को मिलेंगे, ये बात जानने वाली है। तो ऐसे वन आप सभी जानते हैं कि 70 सेंटीमीटर से वन वर्षा जहाँ पे कम होती है वहाँ पे आपको कैसे वन मिलते हैं, आपको मरुस्थलीय वन मिलेंगे, आपको मरुस्थलीय वन मिलते हैं। और इसी में एक डिवीज़न होता है जो सवाना का वन होता है, तो सवाना वन मिल जाते हैं, वो भी इसी का एक रूप है। इसके दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ पे सवाना होगा। जैसे अगर 60 सेंटीमीटर से वर्षा कम हो रही है, 60 से कम हो रही है तो आपको सवाना मिलेंगे, और 50 से कम हो रही है तो आपको कौन से मिलेंगे, आपको मरुस्थलीय वन मिलेंगे। तो इस तरीके से भी डिवीज़न इनका देखा जाता है। तो इसके बारे में भी बात करने वाले हैं, अच्छे से बात करेंगे कौन से वन हैं, कौन सी इसमें वन की प्रजातियां पाई जाती हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। आगे बात करेंगे जो हम बात कर रहे थे जो ऊर्ध्वाधर वाले या और बाकी जो वन होते हैं, तो चौथा प्रकार आप डाल सकते हैं कि आपके पर्वतीय जो वन होते हैं, पर्वतीय वन होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। पर्वतीय वन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये पर्वतीय आपको भारत में देखा जाए तो भारत में 2 जगह पर्वतीय एरिया देखने को मिलते हैं। एक तो आपका हिमालय, देखने को मिलता है, और दूसरा आपको देखने को मिलता है दक्षिण भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार है वो। तो दक्षिण भारत में लिखता हूँ कि दक्षिण भारत का एक पार्ट मिलेगा जिसमें आपको पर्वतीय वन देखने को मिलेंगे, और एक हिमालय होगा वहाँ पे आपको पर्वतीय वन देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो हम 5वें प्रकार के वन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं आपके जानने के लिए। और ये मैंग्रोव वन आप सभी जानते हैं कहाँ पे देखे जाते हैं, तो डेल्टा के जो क्षेत्र होते हैं, डेल्टाई भाग होते हैं, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलते हैं। तो इनके बारे में भी बात करेंगे, राज्य कौन से हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा हैं, उन सब के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सेमी एरिड का मतलब, जैसे हम पहला भाग शुरू करेंगे उसी में एक टर्म है ये अर्ध सदाबहार। तो अर्ध सदाबहार का मतलब क्या होता है वो मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर हम पहले टाइप से ही अपना जो है शुरुआत कर लेते हैं। तो मैं यहाँ डालता हूँ हेडिंग, ये आपका नंबर 1, ये आपके नंबर 1 में हम पढ़ने वाले हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार एंड अर्ध सदाबहार वन। तो इंग्लिश मैंने लिख दी है, आप अपने हिसाब से इंग्लिश को दोबारा लिख सकते हैं, नहीं तो एक इसी से काम चला सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सदाबहार का मतलब हुआ कि वहाँ पे हमेशा पेड़ जो है रंगीन हरे भरे रहते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर आप समझ ही जाएंगे ऑटोमेटिक अर्ध सदाबहार का मतलब क्या है। तो देखिए कि इसमें जो मैंने पहली इसमें टर्म बताया आपको कि इसकी विशेषताएं समझ लीजिए, आप आसानी से समझ जाएंगे कि क्या होते हैं जो है सदाबहार वन। सदाबहार वन का मतलब है जो सदाबहार रहे उनमें, यानी जो है आप देखें तो उसमें हमेशा आपको पतझड़ नहीं दिखना चाहिए, हमेशा आपको वो ग्रीन देखने को मिलेंगे। तो वो कैसे होंगे तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। क्या होता है कि विशेषताओं में पहला तो आप देखिए कि इसमें एवरेज रेनफॉल कैसी होगी, एवरेज वर्षा कैसी होती है। तो एवरेज वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को आपको इसमें मिलेगी। तो पहली इसमें टर्म होता है कि 200 सेंटीमीटर से वर्षा देखने को मिलती है। दूसरा इसकी विशेषता क्या होती है इन वनों की कि इसमें आपको जो एवरेज टेम्परेचर देखने को मिलेगा, एवरेज टेम्परेचर देखने को मिलेगा वो 22 सेंटीमीटर से ज़्यादा
डिग्री सी से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको कितना टेम्परेचर देखने को मिलेगा कि 22 डिग्री सी से अधिक देखने को मिलता है। यानी साल भर आपको टेम्परेचर लगभग कितना मिलेगा, 22 से अधिक ही देखने को मिलता है। तो वो एरिया कौन से हो जाते हैं, आपके सदाबहार कहलाते हैं। तीसरी इसमें विशेषता इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है कि इनकी जो औसत ऊंचाई होती है, जो वृक्षों की, जो यहाँ पे जो वृक्ष पैदा होंगे तो वो वृक्षों की ऊंचाई जो होगी, औसत ऊंचाई, तो वृक्षों की औसत ऊंचाई या एवरेज हाइट जो होती है वो आपको कितनी देखने को मिलेगी, वो आपको कितनी देखने को मिलेगी, तो वो आपको यहाँ पे औसत ऊंचाई जो है 60 मीटर से ज़्यादा देखने को मिलती है। तो 60 मीटर से ज़्यादा आपको ऊंचाई के पेड़ यहाँ पे देखे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनकी मुख्य विशेषता क्या होती है कि ये 5 स्तरों में होते हैं। तो एक और लिख लीजिए, इसमें तीसरा, ये 4 नंबर। तो चौथी विशेषता क्या है कि ये स्तरों में विभाजित होते हैं। स्तरों में विभाजन इनका देखा जाता है। तो स्तरों में विभाजित होने की वजह से क्या होता है, इसमें 5 स्तर अक्सर देखे जाते हैं। तो अब मान लीजिए कि कोई पेड़ बड़ा है इतना, फिर कोई एक पेड़ इतना बड़ा है, अब एक कोई पेड़ इतना बड़ा है, फिर कोई पेड़ इतना बड़ा है। तो इसमें क्या है कि कई स्तर देखे जाते हैं, फिर कई छोटे छोटे पेड़ होते हैं आपको देखने को मिलेंगे यहाँ। तो ऐसे करके आपको कई स्तर देखने को मिलते हैं। तो 5 स्तर अक्सर देखे जाते हैं इसमें। अब ये स्तर की वजह से क्या होता है, अगर इसके पत्ते झड़ रहे हैं तो इसके नहीं झड़ेंगे, इसके झड़ रहे हैं तो इसके नहीं झड़ेंगे। तो आपको हमेशा क्या है, ये वन जो हैं हरे भरे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, हरे भरे। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एवरग्रीन बोलते हैं। एवरग्रीन बोलते हैं यानी कि सदाबहार बोलते हैं। समझ पा रहे हैं इनको, इनका क्या मतलब है, सदाबहार कैसे हो रहे हैं कि अगर एक पतझड़ हो रहा है एक स्तर पे तो दूसरा स्तर हरा भरा है, तीसरे में हो रहा है तो चौथा हरा भरा है। तो इस तरीके से ये हरे भरे दिखते रहते हैं। तो स्तरों में विभाजित होते हैं, ये आप समझ गए। आगे हम 5वीं विशेषता इसकी समझेंगे तो और आप आसानी से जो समझ जाएंगे कि जो मैं आपको बता रहा था वो मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेड़ पौधे जो होते हैं, यहाँ पे पेड़ पौधों के पत्ते क्या होते हैं, यहाँ पे पेड़ पौधों के पत्ते क्या है, गिरने और फल फूल लगने के समय अलग अलग होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात के, कह रहे कि यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्ते जो गिरते हैं, इनके पत्ते गिरने का जो समय होता है, वो अलग अलग होता है। समय क्या होता है, समय अलग अलग होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये हरे भरे दिखते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सदाबहार बोला जाता है। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट और एक विशेषता है वो क्या है, एक और इम्पोर्टेंट विशेषता है कि इसकी जो लकड़ी होती है वो कठोर लकड़ी होती है। इनकी लकड़ी जो होती है कठोर होती है। तो कठोर लकड़ी के वन हो गए ये, ठीक है। अब क्या होता है, कठोर होती है और ये घने, इस अब साथ भी लिख लीजिए कि ये सघन या घने जंगल होते हैं, सघन या घने जंगल होते हैं। अब घने जंगल है, कठोर लकड़ी है, तो क्या होता है कि इसमें जो पारगम्यता होती है आने जाने को, जो कहते हैं ना कि हम इसमें से जो लकड़ी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, तो वो कठिनाई होती है इसमें। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये जो वाणिज्यिक या आर्थिक रूप से क्या होता है, इनका महत्व कम होता है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि इनका वाणिज्यिक महत्व क्या होता है, वाणिज्यिक महत्व कम होता है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, एक लास्ट और मैं बता दूंगा आपको एक और बात, तब हम पूरा डिस्कशन और अच्छे से करेंगे कि इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं, इसके जो पेड़ों के बीच में क्या होता है, घास नहीं देखने को मिलेगी आपको। तो इन पेड़ों के बीच क्या होता है, घास भूमियाँ नहीं देखने को मिलती हैं, घास भूमियाँ देखने नहीं मिलती हैं। अब देखिए मैं समझाता हूँ कि इस पूरी कहानी क्या है। पहली बात हम इसमें बात कर रहे हैं, पहली बात हमने की कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी इन क्षेत्रों में जो सदाबहार क्षेत्र होंगे। दूसरी बात, यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा, वार्षिक टेम्परेचर, एवरेज जो टेम्परेचर रहेगा वो 22 डिग्री सी से अधिक रहेगा। इसके अलावा
यहाँ पे जो वृक्ष होंगे या जो वन होंगे उनकी जो लंबाई होगी उनकी वो 60 मीटर से अधिक लंबे वृक्ष देखे। छोटे भी होते हैं, जहाँ पे लताएं भी देखने को मिलेंगी, छोटे छोटे वृक्ष भी होंगे, लेकिन इनकी हाईएस्ट लंबाई जो होगी वहाँ पे आप 60-60 मीटर के भी वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि ये स्तरों में विभाजन होते हैं, यानी स्तर होते हैं इनके, 1 2 3 4 5 स्तर में विभाजित होते हैं, छोटे पेड़, बड़े पेड़, उससे बड़े पेड़। इसके अलावा इनके जो पत्ते गिरने का जो समय होता है वो अलग अलग होता है। तो अलग अलग होने की वजह से क्या होता है, ये सदाबहार दिखते हैं, हमेशा हरे भरे आपको दिखेंगे, ये हमेशा हरे भरे दिखेंगे। अगली बात हमने की कि इसकी जो लकड़ी होती है, इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो कठोर लकड़ी होती है। इसके अलावा ये सघन वन होते हैं या घने जंगल होते हैं। तो घने जंगल होने की वजह से क्या होता है, इसमें पारगम्यता क्या होती है, या गमन जो होता है, या मैं इसमें लिखूं कि पारगम्यता क्या होती है, पारगम्यता पारगम्यता क्या होती है, कम होती है या कठिन होती है। तो पारगम्यता कम होती है, यानी आना जाना इसमें कम हो सकता है, आपका जो कठिनाई होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो वाणिज्यिक महत्व होता है वो आपका क्या है, कम होता है। तो वाणिज्यिक यानी आर्थिक महत्व इसका क्या है, कम होता है। इसके अलावा हमने बात की कि इन पेड़ों के बीच में क्या है, आपको क्या नहीं मिलेगा, घास भूमियाँ देखने को नहीं मिलती हैं। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे आपकी धूप नहीं पहुँच पाती, जो स्थल होता है वहाँ पे धूप नहीं पहुँच पाती, क्योंकि पेड़ जो हैं धूप को नीचे स्थल तक आने नहीं देते हैं। तो नहीं आने देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो छोटी छोटी घास की भूमियाँ पैदा हो सकती थी वो पैदा नहीं हो पाती हैं। तो वो पैदा नहीं हो पाती हैं, इसलिए इन जंगलों में आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, तो घास नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं। अब इतनी बातें आप समझ गए। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वनस्पति या वन जो है, पेड़ जो हैं वो किस तरीके के देखने को मिलेंगे, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे वनस्पति आपको कैसी देखने को मिलेंगी। तो वनस्पतियाँ आपको कैसी देखने को मिलेंगी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या आपको देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं कि इसमें आपको क्या मिलेगा। तो एक आपको रोजवुड मिलेगा, रोजवुड का पेड़ मिलता है, एक एनी का पेड़ मिलता है, एक एबोनी का पेड़ मिलता है, एक एबोनी का पेड़ मिलता है। तो इस तरीके के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ लिख लीजिए, जैसे महोगनी का पेड़ मिलेगा आपको, तो महोगनी के पेड़ मिलेंगे आपको। इसमें आपको रबड़ के पेड़ मिल सकते हैं, इसको आम में नारियल के पेड़ मिल सकते हैं। इस तरीके के कुछ और हैं, जैसे आबनूस का पेड़ हो सकता है, इसके अलावा बांस का पेड़ हो सकता है, और इसके साथ ही ताड़ के पेड़ भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के पेड़ आपको ETC आदि करके लिख लीजिए कि इस तरीके के कुछ आपको पेड़ देखने को इसमें मिल जाते हैं। तो ये आपका जो हो गया एवरग्रीन हो गया। और सेमी एवरग्रीन में क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सेमी एवरग्रीन को समझ लीजिए कि पहले वो होता क्या है। कि मान लीजिए कि ये क्षेत्र हैं ये दो जंगल के क्षेत्र हैं, या मैं दोबारा बनाता हूँ, एक सेकेंड। ये दो क्षेत्र हैं आपके। अब ये मान लेते हैं कि सदाबहार वृक्ष हैं, इनको एवरग्रीन बोल लीजिए, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और ये आपके कौन से हैं, डेसिडुअस हैं, यानी कि पर्णपाती हैं। ये आपके पर्णपाती हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी 200 से कम वर्षा हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 200 से प्लस वर्षा हो रही है। तो ऐसे एरिया, अब जो बीच का क्षेत्र होता है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को सेमी एरिड बोलते हैं। जिसमें आपको क्या होगा, इसको सेमी एवरग्रीन या सेमी जो है अर्ध सदाबहार वन बोला जाता है। तो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको इनको कहा जाता है। अब ये कैसे क्षेत्र होते हैं, इसमें आपको दोनों क्षेत्रों की जो है विशेषताएं देखने को मिलेंगी। यानी इसमें क्या होगा कि पर्णपाती और सदाबहार, पर्णपाती और सदाबहार की मिश्रित क्या मिलेगी, मिश्रित वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। मिश्रित वनस्पति या वन जो हैं देखने को मिलेंगी। ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों की मिश्रित वनस्पतियां आपको इसमें देखने को मिलती हैं।
तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो बीच का क्षेत्र है इसी को हम अर्ध सदाबहार बोलते हैं। अब इस एरिया में आपको किस तरीके की वनस्पति मिलेगी, सारी विशेषताएं वैसे तो उसकी सदाबहार की हैं, लेकिन आप बस इसमें वनस्पतियाँ थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, वो समझ लीजिए। तो अब जो है आपकी वनस्पतियाँ इस एरिया में कैसी मिलेंगी, तो यहाँ पे जो वनस्पतियाँ आपको कौन सी मिलेंगी उनके बारे में जान लीजिए। इसमें आपको वनस्पतियाँ कुछ अलग मिल जाती हैं, वैसे वही वाली रहेगी। तो इसमें साइडर एक करके आपको अलग मिलेगी, इसमें साइडर नाम से मिलेगी। इसमें आपको कैल नाम से मिल जाएगी वनस्पति। इसमें आपको होलक नाम से मिल जाएगी वनस्पति। इसमें आपको लॉरेल करके एक वनस्पति होती है, वो आपको देखने को मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपको सिनकोना नाम की वनस्पति मिलेगी, और इसके बारे में आप परिचित होंगे। तो इस तरीके की वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। सिनकोना के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि इससे आपका एक कुनैन नाम का मटेरियल निकलता है, इसमें पदार्थ निकलता है कुनैन, और इस कुनैन से क्या होता है, मलेरिया की दवा बनाई जाती है, मलेरिया की दवा बनाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुनैन नाम का, सिनकोना से क्या निकलती है, कुनैन नाम का एक पदार्थ निकलता है जिससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है। तो ये जो एरिया है आपके जो विशेषता हैं वो आपकी सदाबहार और अर्ध सदाबहार की हो जाती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अब इसके जो क्षेत्र हो सकते हैं वो कहाँ पे होंगे, तो वो हम मैप के ज़रिए समझते हैं कि मैप के ज़रिए समझते हैं कि ये एरिया जो है आपके सदाबहार और जो है अर्ध सदाबहार वो आपको कहाँ देखने को मिल सकते हैं। मैं मैप के ज़रिए बनाता हूँ, फिर आप समझ सकते हैं। तो मैप बनाइए, आप भी मैप बना लीजिए जिससे आपको आइडिया लगे कि हाँ इस एरिया में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका जैसे भारत का नक्शा हो जाता है। अब इसमें आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको मैप के ज़रिए बताता हूँ अच्छे से कि ये जो एरिया है मैं बता देता हूँ और लिखवा भी दूंगा कि कहाँ पे मिलेंगे। तो देखिए आपका पूरा जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो आपका पूरा ये वाला एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र छोड़ दें तो बाकी पूरा एरिया भी आपका कौन सा आता है, ये आपका सदाबहार में आता है। और ये आपका अंडमान निकोबार, ये भी आपका किस में आता है, ये भी आपका इसमें आता है। और उसके अलावा लक्षद्वीप का जो पार्ट है, लक्षद्वीप का पार्ट है वो भी आपका इस एरिया में आता है, यानी ये क्षेत्र जो हैं। अब मैं इसको लिखा देता हूँ तो आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे इनका जो है विस्तार देख लें, तो विस्तार आपका कहाँ होगा, विस्तार कहाँ कहाँ होगा, तो पहला हमने देखा कि जैसे पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट, फिर हमने देखा कि ये आपका कौन सा है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार देखा हमने। फिर हमने देखा कि पूर्वोत्तर भारत पूरा, जिसमें हमारा अरुणाचल प्रदेश शामिल नहीं है, वो ध्यान रखना है आपको। तो पूर्वोत्तर भारत, इसमें अरुणाचल प्रदेश क्या है, नहीं शामिल है, ठीक है, या ऐसे अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर। तो ये एरिया देख रहे हैं आप, इसमें आप लक्षद्वीप भी लिख सकते हैं, लक्षद्वीप। तो ये क्षेत्र जो है आपके जो है सदाबहार के वृक्ष हो रहे हैं, जहाँ पे आपको दोनों उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। तो ये आपका जो हो जाता है पूरा सदाबहार वन। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे अपना उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या मानसूनी वन के बारे में जानेंगे। तो इसमें हेडिंग डालते हैं, इसमें डालते हैं हेडिंग अपनी उष्णकटिबंधीय पतझड़, या इसको क्या बोल रहे हैं, मानसूनी वन, इनको ये बोल रहे हैं। तो अब हम इसकी बात करने वाले हैं, आप जो है अब इनको पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या बताया था कि इसमें 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा की बात हुई, और जिसमें हमने 2 डिवीज़न देखे थे।
तो अब हम इसमें पहला जो अपना विभाजन था उसकी बात कर लेते हैं। उसमें हमने बात की थी जो आर्द्र पतझड़ वन की बात की थी। अब हम इसमें आर्द्र पतझड़ वन समझेंगे। और मैंने बात की थी कि जहाँ पे भी 200 से लेके 200 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही है उन क्षेत्रों में आपकी क्या होगी, उन क्षेत्रों में आपको आर्द्र पतझड़ वन देखने को मिलेंगे। तो आर्द्र पतझड़ देखने को मिलते हैं। इसकी बात मैं बता दूं कि आर्द्र पतझड़ वन का मतलब क्या होगा कि ये जो बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु और गर्मी का जो प्रारंभिक का क्षेत्र होता है, जैसे ग्रीष्म ऋतु, एक सेकेंड, हाँ, ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में क्या होता है, आरंभ में पेड़ क्या करते हैं, पेड़ अपने पत्तियां गिराते हैं। पेड़ अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि बसंत ऋतु जब आती है यानी कि आपका फरवरी मार्च का महीना और गर्मी के आने का पहला जो स्टार्टिंग का फेज होता है उसमें जो है पेड़ अपनी पत्तियां गिराते हैं, तो वही आपका आर्द्र पतझड़ का समय होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो पेड़ पत्तियां गिर रही हैं इसी को हम पर्णपाती वनस्पति कहते हैं। तो यही जो है आपकी कौन सी भी है, तो यही आपकी पर्णपाती वनस्पति कहलाती है। पर्णपाती वनस्पति कहलाती है। तो पर्णपाती वनस्पति इसी को कहते हैं। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आपकी बातें जानने के लिए हैं तो वो हम बात कर लेते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर फैला है। तो सबसे बड़ी बात पहली आपको लिखनी है कि भारत के क्या है, भारत के अधिकतर क्षेत्र पर फैला है। भारत के अधिकतर क्षेत्र में विस्तृत है ये आपसे क्वेश्चन पूछता रहा है और पूछते रहेगा, इसीलिए आपको लिख लीजिए इसको। तो आपका क्या है कि अधिकतर क्षेत्र में ये विस्तृत है, ये पहली बात होगी। दूसरी बात, इसमें जो है पारगम्यता अधिक होती है, आना जाना आसान होता है, इसीलिए इसका क्या है, आर्थिक महत्व ज़्यादा होता है, आर्थिक महत्व अधिक होता है। अब आर्थिक महत्व अधिक क्यों है, क्योंकि मैंने बताया इसमें क्या है, इसमें जो है क्या कहते हैं, वन को काट कर लाने और ले जाने में आसानी होती है, इसमें पारगम्यता ज़्यादा होती है, इसीलिए क्या होता है, इसका आर्थिक महत्व ज़्यादा होता है। ये दो बातें आप जान गए। कब इसमें पत्तियां झड़ती हैं ये बात जान गए, कितना रेनफॉल होगा ये बात आपने जान ली। तो अब हम इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात जानने वाली है कि वनस्पतियाँ इसमें कौन सी देखने को मिलेंगी उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें वनस्पतियाँ कौन सी होंगी वो भी जान लेते हैं। तो वनस्पतियों के बारे में बात करें तो इसमें आपको कई प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं जो आप पढ़ते रहते हैं, जैसे सागवान, इसी को आप सागवान भी बोलते हैं। तो शीशम, इसको सागौन भी बोलते हैं, शीशम भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको सागौन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से और भी वनस्पतियाँ, जैसे आप इसमें चंदन के पेड़ देखने को मिलेंगे आपको, इसमें आपको अर्जुन के पेड़ देखने को मिलेंगे, इसमें आपको सहतूत के पेड़ देखने को मिलेंगे, इसमें आपको आंवला देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भी अगर लिखना चाहें तो आपको जैसे बैंत का पेड़ होता है या महुआ का पेड़ होता है, तो वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आदि करके इस तरीके के पेड़ आपको देखने को मिलते हैं अर्ध पतझड़ वनों में, ठीक है, आर्द्र पतझड़ वनों में जो आपको देखने को ये मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ मैं बता दूं, आपको विशेषताएं बता दूं, जिससे आपको ये पता चले कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि किस राज्य में या किस एरिया में ऐसे वन देखने को मिलते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पेड़ हैं, एक सेकंड में ये हटा देता हूँ, दूसरे पेन से आपको मैं समझाता हूँ कि ये साल और सागौन के जो पेड़ देखने को मिलेंगे ये अधिकतर आपको किस एरिया में मिलेंगे, तो मध्य प्रदेश के एरिया में ज़्यादातर ये फैले हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे आपको शीशम जानते हैं, शीशम आपको कहाँ देखने को ज़्यादातर मिलेगा, एमपी में भी मिलता है और सबसे ज़्यादा आपको यूपी में देखने को मिलता है। तो अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक तरीके से पूछता है कि आपको सागौन या सागवान या साल के जो वृक्ष देखने को मिलेंगे वो किस राज्य में होंगे, तो मध्य प्रदेश में अधिकतर होते हैं। शीशम जो है आपको यूपी में देखने को ज़्यादातर मिलता है।
वहीं पे अगर चंदन की पूछता है तो चंदन किस एरिया में आपको देखने को मिलेगा? तो सर्वाधिक तो आप सभी जानते हैं कि इसको कर्नाटक में देखा जाता है, कर्नाटक से ज़्यादातर इसकी प्राप्ति होती है। और कर्नाटक में कौन सा एरिया हो सकता है? तो आप सभी जानते हैं कि मलयगिरी एक जो है पहाड़ी है, मलयगिरी। तो मलयगिरी की पहाड़ियाँ हैं, उस पर आपको ये पेड़ देखने को मिलेंगे। वहाँ पे कर्नाटक में मलयगिरी की पहाड़ियाँ हैं जिस पे आपको ये पेड़ देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपके इम्पोर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। अब जान लेते हैं कि ये जो वनस्पतियाँ हैं, ये आर्द्र पतझड़ वन है, उनका विस्तार किस किस एरिया में देखने को मिलेगा, किन किन राज्यों में देखने को मिलेगा। तो विस्तार की अगर बात करें तो मैं आपको विस्तार बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये पेड़ आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो आपके जैसे पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे आपको देखने को मिल जाएंगे ये पेड़। अब कहाँ पे मिल सकते हैं? तो आपका जो कोरोमंडल का क्षेत्र है, कोरोमंडल का तट है, उस पे देखने को मिल जाएंगे। ये एरिया हो गए। आपका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कहाँ और मिलते हैं? तो शिवालिक जैसे आपका जो है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, शिवालिक के क्षेत्र में मिलेंगे। इस तरीके से देख रहे हैं। कुछ राज्य के बारे में बात करें तो आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगे, उड़ीसा में मिल जाएंगे, आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे आपका जो है बिहार का जो पूर्वी भाग है, और बिहार का पूर्वी भाग और पूर्वी मध्य प्रदेश, इस तरीके से जैसे आपका पूर्वी बिहार, एक सेकेंड, पूर्वी बिहार में देखने को मिलेंगे और पूर्वी क्या है आपका एमपी में भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके के कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ पे आपको ये जो है आपको आर्द्र पतझड़ वन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम दूसरे वाला जो टाइप है अपना शुष्क पतझड़ वन, उनके बारे में बात करते हैं, जिनका जो क्या है, जैसे उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपका शुष्क पतझड़ वन। अब इनके बारे में क्या चीज़ें जानने की है? तो पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर जिस एरिया में वर्षा होती है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? वहाँ पे ये देखने को मिलेंगे शुष्क पतझड़ वन, पहली बात। अब इनको जैसे इंग्लिश में अगर कई बार पूछ लेता है उसमें ही नाम दिया जाता है, तो इसमें आप लिख लीजिए इनको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये जैसे आपको देखने को मिलेंगे। कई बार इस नाम से पूछ लेता है कि ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेंगे? तो ये ड्राई का मतलब शुष्क और डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब है पतझड़ वन। तो शुष्क पतझड़ वन आपके, ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंध में आपको जो है शुष्क पतझड़ वन कहाँ पे मिलेंगे, कैसी होती हैं विशेषताएं, वो मैं सारी बताता हूँ। पहली विशेषता इसके बारे में आप जान लीजिए कि ये विरल वन होते हैं, यानी कि इसमें जो सघनता बहुत कम होती है। तो ये आपको कहीं कहीं पे देखने को मिलेंगे, मतलब दूर दूर पे आपको ये वन देखने को मिलते हैं। तो विरल वन क्षेत्र होते हैं, पहली बात। सघन नहीं होते हैं, ये विरल होते हैं, मतलब कहीं कहीं पे फैले होंगे दूर दूर क्षेत्र में। इसके अलावा अब जब दूर दूर फैले होते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में यानी वनों के बीच में, मैं लिख देता हूँ, इन वनों के क्या है, इन वनों के बीच में आपको क्या मिलेगा? वनों के बीच में आपको घास भूमियाँ देखने को मिल जाएंगी, घास भूमियाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, घास भूमियाँ देखने को मिलेंगी। तो इसमें क्या है, घास भूमियाँ देखने को मिलेंगी। अब इन घास भूमियों में जो आपको पार्क तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसमें अब इस वजह से क्या होता है, घास भूमियाँ देखने को मिल रही हैं, कहीं कहीं आपको पेड़ देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें कैसा आपको देखने को मिलेगा दृश्य? पार्कनुमा दृश्य देखने को मिलता है। कैसा दृश्य देखने को मिलेगा आपको? पार्कनुमा भूदृश्य देखने को मिल जाता है, पार्कनुमा भूदृश्य आपको देखने को मिलता है। अब कैसा होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए, ये आपके जो है ये वन है, और ये कौन से हैं? ये शुष्क पतझड़ वन है, जहाँ पे आपको इस तरीके की पार्क भूमियाँ देखने को मिल रही हैं। तो ये भूमि है, इसमें घास भी है और ये पार्क के तरीके की चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें आपकी हैं।
अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि रेनफॉल आपने समझ लिया कि 70 से लेके 100 के बीच में होगा। इसमें आपने जाना है कि विरल क्षेत्र हैं, पेड़ जो हैं आपकी कैसी हैं, घास भूमियाँ देखने को मिल रही हैं, पार्क लैंड की टाइप की है इसमें। अब इसमें वनस्पति कौन सी होंगी, तो वनस्पति देख लीजिए, वनस्पति आप समझ जाएंगे कि कौन सी हैं, तो आप आराम से चीज़ें समझ सकते हैं। तो इसमें जो वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी वो आपको कौन सी मिलेंगी, जैसे मैंने बात की कुछ इसमें साल सागौन के पेड़ देखने को मिलेंगे। इसमें आपको पलास का पेड़ देखने को मिल जाएगा, जिसके बारे में हम अभी अलग से चर्चा करेंगे। इसके बाद इसमें आपको देखो पीपल के पेड़ देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको नीम मिल जाएगा। नीम के बाद इसमें आप सभी जान रहे हैं इसमें खैर मिल जाता है, खैर का पेड़ होता है जिससे कत्था बनता है, आप सभी जानते हैं। इससे कत्था क्या होता है, पान का जो पान में लगा के खाते हैं कत्था, तो वो आपको मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, अक्सलवुड की एक पेड़ होता है वो आपको देखने मिल जाएगा, अक्सलवुड, तो इसमें अक्सलवुड देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एक और होता है जैसे तेंदू का पत्ता, आपने सुना होगा, तेंदू का पत्ता देखने को मिलेगा आपको, पेड़ मतलब। तो इस तरीके से जैसे बेल का एक पेड़ होता है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ पेड़ मैंने आपको लिखा है कि जो है यहाँ पे वनस्पति आपको ये मिल जाएगी। अब पलास के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। पलास क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, पलास क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है वो जान लीजिए। पलास क्यों इम्पोर्टेंट है, पलास को पहले इसका जो है वैज्ञानिक नाम जान लीजिए कि कई बार क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो इसका नाम होता है ब्यूटिया, इसका नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा होता है। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसको बोलते हैं। अब पलास को क्यों फेमस है, क्योंकि इसको जंगल की आग भी कहा जाता है। इस पलास पेड़ को जंगल की आग नाम दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, जंगल की आग इसको कहते हैं। और ये आपके लिए और इम्पोर्टेंट है कि ये आपके यूपी और आपका झारखंड, यूपी और झारखंड का क्या होता है, ये राजकीय पुष्प है, राजकीय पुष्प है। अब क्या है इसमें जो और बातें जानने वाली हैं, तो मैं आपको इसमें बता दूं कि इसका विस्तार देखिए। विस्तार से पहले एक और विशेषता इसकी समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है कि विशाल आकार के क्या देखने को मिलेंगे आपको, विशाल आकार के क्या है इसको जानवर देखने को मिलते हैं। इस एरिया में आपको कैसे देखने के मिलेंगे, विशाल आकार के जानवर देखने को मिल सकते हैं। तो इस एरिया में आपको कैसे जानवर मिल सकते हैं, विशाल आकार के, जैसे कि मैं एग्जांपल में कुछ लिख दूं, जैसे हाथी गेंडा जैसे आपको चीता हो सकता है या शेर हो सकता है। तो ऐसे बड़े बड़े जो आपके जानवर होते हैं वो आपको इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करने वाले हैं हम अगले वाले, तो मरुस्थल के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इसका विस्तार जान लीजिए, नहीं तो कहेंगे विस्तार तो बताया ही नहीं। तो विस्तार जान लीजिए कि कहाँ कहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे। वैसे तो आप सभी जान रहे हैं कि ये भी बड़े क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जैसे आपका बिहार का क्षेत्र हो, आपका यूपी का क्षेत्र हो, आपका हरियाणा का क्षेत्र हो, आपका पंजाब का क्षेत्र हो, इन सब क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिलते हैं। वहीं पे आपका पूर्वी राजस्थान, जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से आसपास वर्षा होती है, उससे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे भी आपको ये पेड़ देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप कहीं और जैसे देखें कि पश्चिमी यूपी जो एमपी होता है, पश्चिमी एमपी, वहाँ पे भी आपको ये जो है जो शुष्क पर्णपाती वन है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा गुजरात में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, तो महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र जो हैं, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये हो जाते हैं कि इन एरिया में ये फैले हुए हैं। तो ये बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं। इससे भी ज़्यादा बड़ा एरिया आपका आर्द्र पतझड़ वन करते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा की। तो आगे बात करते हैं और समझते हैं कि मरुस्थली वन के बारे में। जो मरुस्थली वन आपका तीसरा टाइप हो जाता है, तो मरुस्थली वन के बारे में समझते हैं। तो आपका मरुस्थली वन में आपको मैंने बताया कि 2 तरीके की चीज़ें पढ़नी है, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि इसमें जो वर्षा की मात्रा है वो कितनी है। तो इसके बारे में मैंने बात की है कि अगर 50 या 70 सेंटीमीटर से वर्षा कहीं कम हो रही है, तो वर्षा कम हो रही है से कम वर्षा एक सेकेंड,
कम वर्षा। ठीक है, अब इससे कम वर्षा हो रही है तो वो आपके कौन से क्षेत्र होंगे, वो मरुस्थलीय क्षेत्र होंगे। तो मैं इसमें बता दूं, पहले हम थोड़ी सी चर्चा इस पे सवाना क्षेत्र में कर लेते हैं कि सवाना क्षेत्र में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। मरुस्थल के अंदर ही सवाना क्षेत्र भी एक तरह से आते हैं, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे भी 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा के क्षेत्र होते हैं ये। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा के क्षेत्र में आपको कैसी जो है सवाना के क्षेत्र देखने को मिलेंगे। आगे चर्चा करते हैं कि इसमें और क्या आपको विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो दूसरी विशेषता इसकी है कि इसमें आपको कैसे वृक्ष देखने को मिलेंगे, छोटे वृक्ष। इसमें आपको छोटे वृक्ष देखने को मिलेंगे और घास का क्षेत्र ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो इसमें एक और विशेषता इसकी क्या है, तो घास के क्षेत्र देखने को मिलेंगे। तो इसकी विशेषता मुख्य क्या है कि आपको छोटे वृक्ष और घास के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। और इसमें क्या है कि भारत में जो एरिया होगा आपका सवाना का, तो भारत में जो एरिया होता है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है। तो इसमें क्या है, ये जो एक तरह से हम देखें तो उर्वरता की दृष्टि से क्या होता है, ये उर्वरता की दृष्टि से भी आप देखें तो ये क्या होता है, कम समृद्ध होते हैं। यानी उर्वरता की दृष्टि से कम समृद्ध होते हैं, यानी कि अच्छे नहीं माने जाते। ये आपको ध्यान रखना है, कम समृद्ध होते हैं, कम अच्छे माने जाते हैं। और एक तरह से इनको बंजर बोला जाता है। तो बंजर क्षेत्र एक तरह से जो होते हैं वो भी यही कहलाते हैं। तो सवाना के क्षेत्र अक्सर ये देखे जाते हैं कि वहाँ पे पेड़ होंगे, छोटे छोटे पेड़ होंगे और घास देखने को मिलेगी। अब ये आपको भारत में कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, इनका जो एरिया देखें, विस्तार देखें कि ये कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आपको। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ हो सकता है, तो आपका एक जैसे महाराष्ट्र के एरिया में आपको देखने को मिलते हैं, जो विदर्भ का क्षेत्र होता है, जो आपका वेस्टर्न पूर्वी जो महाराष्ट्र है उस एरिया में जहाँ पे बारिश कम होती है, उन एरिया में आपको ये जो है वन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र होता है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिल जाएंगे, एमपी के कुछ क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएंगे और इसके अलावा कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इन क्षेत्रों में आपको क्या विशेषताएं देखने को मिलेंगी, क्या विशेषताएं इसमें देखी जा सकती हैं, तो आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलेंगे। इसके बारे में आप इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे जैसे लेजर फ्लोकिन होता है एक, तो लेजर फ्लोरिकन, लेजर फ्लोरिकन, इस तरीके के कुछ जीव आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एक आपको भारत का भेड़िया नाम से भी एक जीव होता है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इन क्षेत्रों में इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सवाना से संबंधित ये चीज़ें हुई कि बंजर एरिया होता है एक तरह से, विस्तार आपका इन एरिया में मिलेगा, और उर्वरता की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है, जिसमें छोटे छोटे वृक्ष देखने को मिलेंगे और घास के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं जो मेन आपका जो है मरुस्थली वन है उनके बारे में। तो एक होते हैं आपके मरुस्थली वन। तो अब मरुस्थली वन के बारे में क्या चर्चा है, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है वहाँ पे ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो इसके क्षेत्र की मुख्य विशेषता है तो वो क्या होती हैं कि यहाँ पे जो पत्तियाँ, इनकी पेड़ों की पत्तियाँ होती हैं, तो पत्ती कैसी आपको देखने को मिलेगी, तो पत्ती एक तो आपको चिकनी देखने को मिलेगी। यूपीएससी के क्वेश्चन में डिट्टो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ की जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ों की वो कैसी होंगी। तो एक तो चिकनी होती हैं, और चिकनी का मतलब है इनकी जो सतह होगी पत्तियों की वो मोमी सतह होती है, मोम के जैसी सतह इनकी होती है। तो मोम की सतह होती है और मोटी होती है। तो पत्तियों की जो ऊपरी सतह होगी वो चिकनी होती है, मोमी सतह होती है और ये मोटी होती है। इससे क्या होता है कि जो परावर्तन होता है वो जो अवशोषण, यानी कि जो कहते हैं ना कि पानी का जो है बाष्पोत्सर्जन वो कम होता है। तो जब सूर्य का प्रकाश आता है तो वो ये चिकनी सतह क्या करती है, उसको परावर्तित कर देती है। इस चिकनी सतह से क्या फ़ायदा है, इस चिकनी सतह से क्या फ़ायदा है कि ये सूर्य के प्रकाश को क्या करेगी,
सूर्य प्रकाश को क्या करेगी, या सूर्य के प्रकाश को क्या करेगी, सूर्य के प्रकाश को क्या करेगी, परावर्तित कर देगी। तो परावर्तित कर देती है। तो इससे क्या होता है कि इनके अंदर जो है पानी की मात्रा होती है वो धीमे धीमे ख़त्म होती है, यानी कि बनी रहती है। तो ये जो है पानी के बचाने के लिए और अपने सूखने को बचाने के लिए ये चीज़ें देखी जाती हैं कि यहाँ की पत्तियाँ जो होती हैं वो कैसी होंगी, चिकनी होती हैं। इसके अलावा इन पत्तियों के जो नीचे की सतह होती है, ये तो ऊपर की सतह हुई, ये ऊपर की सतह है। अब नीची सतह क्या है, निचली सतह, नीचे की सतह, नीचे की सतह जो होती है पत्तियों के नीचे की सतह, एक सेकेंड, पत्तियों के क्या है, पत्तियों की लिख लीजिए, पत्तियों की निचली सतह। पत्तियों की निचली सतह क्या होता है कि निचली सतह जो होती है वो आपकी कैसी होती है, खुरदरी होती है। तो निचली सतह कैसी है, खुरदरी है। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, जो नमी है, जो वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल में नमी है, तो उसको क्या करती हैं, ये नमी को अवशोषित करती है। क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे क्या है कि इनमें जो है ये अपनी क्या कहते हैं, जो उत्पादन शक्ति है उसको बनाए रखती हैं, अपने विकास को कंटिन्यूअस करती हैं इसी वजह से। इसके अलावा इनकी जड़ें क्या होती हैं, यहाँ पे जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की जड़ें क्या है, पेड़ों की जड़ें लंबी होती हैं। पेड़ों की जड़ें लंबी होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैसी होती हैं, लंबी होती है। तो लंबे जो है अंदर तक जाती हैं, जिससे क्या होता है वो जल का अवशोषण कर लेती हैं। तो जड़ें लंबी हैं और जल का अवशोषण कर रही हैं, जिससे क्या है वो अपना विकास कर पाते हैं। तो जिनको जल की प्राप्ति होती है, जल का अवशोषण करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जड़ क्यों लंबी हो रही है, क्योंकि पानी को ढूंढने के लिए वो ऐसा जो है कंपटीशन करती हैं, और उसमें क्या होता है कि जड़ें लंबी हो जाती हैं। और जड़ें क्यों लंबी हैं, तो जड़ें लंबी हैं क्योंकि वो जल को ढूंढ रही थी, और जल के अवशोषण को लेके उनकी गहराई में जड़ें बढ़ती जाती हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये 3-4 बातें इनकी विशेषता हैं जो आपने जान ली। अब जो यहाँ पे जो पेड़ होते हैं, यहाँ पे जो पेड़, जो वनस्पति पैदा होती है, उसको दूसरा नाम भी बोला जाता है, जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ में कई बार पूछा जाता है, जिसको हम जीरोफाइट भी, इन यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं उनको जीरोफाइट वनस्पतियाँ बोलते हैं। जीरोफाइट वनस्पतियाँ बोलते हैं, यानी इसको मरूदभिद भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मरूदभिद भी कहा जाता है। यहाँ की जो आपको वनस्पति देखने को मिलेगी उसको मरूदभिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मरूदभिद वनस्पतियाँ कहा जाता है। अब यहाँ पे कौन सी वनस्पतियाँ मिलेंगी, वनस्पतियों की बात करें तो वनस्पतियाँ कौन सी है यहाँ पे वो जान लीजिए। वनस्पतियाँ जान लीजिए, जैसे आपने सुना होगा, जैसे आपको बबूल देखने को मिलेगा। आपको बबूल के अलावा इसमें आपको कैर या खैर जिसको बोलते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको क्या मिल सकता है, कैक्टस देखने को मिलता है, कैक्टस के पेड़ देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपको नागफनी जैसे, या कैक्टस या नागफनी एक ही बात हो जाती है, तो एक तरह से या लगा लीजिए, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको बेर के जो पेड़ होते हैं, बबूल, बेर जिस पे आता है, वो भी पेड़ देखने को मिलते हैं। इसमें आपको खेजड़ी के पेड़ देखने को मिलेंगे, खेजड़ी के। इसके अलावा खजूर के पेड़ आप सभी जानते होंगे, खजूर के पेड़ भी देखने को मिलते हैं इन एरिया में। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 होते हैं जो आपके कई बार पूछे रहे हैं। अकेसिया का एक पेड़ होता है, वो भी आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। अब इसका क्षेत्र अगर पूछते हैं, इसका विस्तार देखते हैं कहाँ पे होगा, यानी ये कहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आप सभी जानते हैं, एक तो आपको थार मरुस्थल का क्षेत्र जो है, आपका थार मरुस्थल का क्षेत्र है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें राजस्थान जैसे शामिल है, इम्पोर्टेंट। फिर आपका जो है हरियाणा, पंजाब, इन क्षेत्रों में भी आपको ये जो है वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत का जो आंतरिक भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का, उस एरिया में भी क्या होती है, वर्षा कम होती है, तो उसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ये वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का आंतरिक भाग है, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेंगी। तो इन क्षेत्रों में आपको ये जो है 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, वहाँ पे आपको ये वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं।
इस तरीके से आपने 3 चीज़ें पढ़ ली अपनी। अब हम आगे बात करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि बाकी जो आपके पर्वतीय वन हैं तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं पहले ये मिटा दूं, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए क्योंकि पेज ख़त्म हो गया है, मैंने जितना बनाया था उससे ज़्यादा ही चीज़ें हो गई हैं, तो मैं ये हटा देता हूँ 1 सेकेंड। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो ऊर्ध्वाधर की बात जो चल रही थी स्टार्टिंग में, वो सारी चीज़ें जानेंगे। इसके साथ ही और भी वनस्पतियाँ जैसे मैंग्रोव के बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं, तो आप बने रहिए और पूरी बात समझ लीजिए। आज जलवायु हम ख़त्म करके ही जाएंगे, आप इसमें निश्चिंत रहिए कि अब जो है आपकी आज जो है पूरी क्या कहते हैं वनस्पतियाँ, वन संसाधन जो भी हैं वो पूरे ख़त्म होने वाले हैं, तो वो हम बात कर रहे हैं। अब हम जो तीसरा टाइप की बात करेंगे, जो तीसरे टाइप की बात करेंगे वो हमारा क्या है, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, पर्वतीय वन के बारे में। अब हेडिंग डाल लीजिए पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन को लेके क्या है, आप सभी जानते हैं कि जो आपके हिमालय या प्रायद्वीप का भाग है वही आपका जो है पर्वतीय वन के श्रेणी में आते हैं। अब इसमें जो है पर्वतीय वन डिसाइड कैसे होते हैं, तो ऊंचाई के आधार पर क्या होता है, जैसे जैसे आप इसमें लिख सकते हैं कि जैसे पर्वतों की क्या होती है, पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती है, तो पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती है, उसके साथ क्या क्या होता है, टेम्परेचर भी कम ज़्यादा होता है, तो कम होता है। पहली बात, ऊंचाई के साथ क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है और वर्षा भी कम होती है, आप सभी जानते हैं। तो ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर और आपकी वर्षा जो है उसकी मात्रा में चेंज आता है, परिवर्तन आता है। अब किसी एरिया में जैसे आप 1000 मीटर ऊंचे चले गए, वहाँ पे कुछ और वर्षा मिलेगी, कुछ टेम्परेचर मिलेगा। वहीं 2000 मीटर की ऊंचाई पे चले जाएंगे आप, जैसे इस तरीके से, जैसे मान लो ये बेस है, ये आधार तल है। अब यहाँ पे 1000 मीटर की ऊंचाई है, ये 2000 की है और यहाँ पे 3000 की है, तो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा, यहाँ पे रेनफॉल कुछ होगी, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ होगा, यहाँ पे रेनफॉल कुछ होगी, मतलब टेम्परेचर रेनफॉल, और फिर यहाँ पे टेम्परेचर कुछ होगा, यहाँ रेनफॉल होगी। तो ऐसे जो चेंजेस हो रहे हैं वही चेंजेस के आधार पर क्या होता है, वनस्पतियों को बांटा जाता है। तो मैं पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, इसमें 2 डिवीज़न कर लेते हैं, तो दोनों डिवीज़न को हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे एक तो आपका प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत के जो आपके पर्वतीय वन हैं उनको जानेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय वन, इनके बारे में जानेंगे। फिर दूसरा आपका जो पार्ट होगा जो जिसके बारे में हमें अच्छे से चर्चा करनी है, वो आपका हिमालय के पर्वतीय वन, हिमालय के पर्वतीय वन। इन 2 बात को जानेंगे। पर्वतीय वनों में ये 2 भागों में बांटे जाते हैं आपके भारत में, तो इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम चर्चा कर लेते हैं आपके प्रायद्वीपीय भारत के वन के बारे में, फिर हम डिटेल में जानेंगे हिमालय के बारे में। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में आपको मैं क्यों डिटेल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो ऊंचाई है वो कम है। यानी प्रायद्वीपीय भारत की ऊंचाई, जो पर्वतीय वन है उनकी ऊंचाई हिमालय के कंपेरिजन में क्या है, कम है। तो इनका जो एवरेज टेम्परेचर होता है और एवरेज जो रेनफॉल होती है वो अधिक नहीं हो पाती, समझ रहे हैं, ये अधिक नहीं हो पाती है। तो क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इस एरिया में आपको शंकुधारी नहीं वन नहीं मिलेंगे, यानी शंकुधारी वन देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें आपको शंकुधारी और टुंड्रा, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे हिमालय वाले में, तो टुंड्रा के वन, इन टुंड्रा के वन और शंकुधारी वन, इनका विकास क्या होता है, नहीं होता है। के वन क्या है, आपको के वन देखने को नहीं मिलते हैं, या देखने को या उनका विकास नहीं होता है। तो इसमें फिर आपको कितना पढ़ना है कि आपको जो है, आपको इसमें 2 तरीके के पेड़ देखने को मिलते हैं। इसमें कैसे कैसे आपको मिलते हैं, जिसके बारे में वैसे तो हमने एक के बारे में चर्चा कर ली है, दूसरे के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे एक आपको इसमें मिलेंगे पर्णपाती वन, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली, और दूसरे आपको देखने को मिलते हैं इसमें शीतोष्णकटिबंधीय वन। तो दूसरे आपको कैसे मिलते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय वन। अब इसके बारे में ही हमको
चर्चा करनी है, शीतोष्ण कटिबंधीय, उसके ऊपर जो आपके शंकुधारी या कोणधारी जिसको बोलते हैं वो वन होते हैं, अल्पाइन वन होते हैं, टुंड्रा वन होते हैं, लेकिन वो आपके हिमालय में देखने को मिलेंगे, वो आपके पर्वतीय ये प्रायद्वीपीय भारत में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसकी एवरेज हाइट क्या है, कम है, जिससे एवरेज टेम्परेचर भी कम रहता है, तो उस वजह से। और इस एरिया में टेम्परेचर जो है बस एक, आप सभी जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में टेम्परेचर अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते हैं टेम्परेचर में कमी आती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत के जो पर्वतीय वन है उनकी ऊंचाई कम है, तो ऊंचाई कम होने की वजह से क्या है, वहाँ पे ना तो आपके कोणधारी वन हो सकते हैं, ना तो आपके ये आपके शंकुधारी वन और टुंड्रा वन हो सकते हैं, ना अल्पाइन वन हो सकते हैं। तो उनका विकास इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज़्यादा रहता है। वहीं पे हिमालय की बात करेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर आपको पता है कि जैसे जैसे ऊंचे जाते जाएंगे वैसे ही कम होता जाता है और बर्फ़ जमने लगती है, वैसी वाली स्टेज तक हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अब इसको हम जान लिए हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन के बारे में। तो इसमें आपको क्या जानना है कि ये पहली बात, अब ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत समझ के चलिए कि प्रायद्वीपीय भारत के जो वन क्षेत्र है, जो पर्वतीय वन है, वो 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर देखे जाते हैं। तो 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर तो ये वन देखने को आपको मिलेंगे, शंकुधारी वन हो या आपके शीतोष्ण वन हो, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो इतनी ऊंचाई पर आपको कौन से वन देखने को मिलेंगे और कहाँ देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको एक साथ बताता हूँ कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी आपको, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अन्नामलाई पहाड़ियों की लोकेशन भी आपको बताई थी। इसमें आपको देखने को मिलेगी नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। फिर हमने बताया था इसी में आपको कि पालनी की पहाड़ियाँ बताई थी। तो इस तरीके की जो पहाड़ियाँ हैं, इन क्षेत्रों में आपको जो है ये प्रायद्वीपीय पर्वतीय वन देखने को मिलते हैं। और इन वनों को क्या कहा जाता है, इन वनों को 16 वन कहा जाता है, जिसके बारे में आपने सुना होगा। इनको 16 वन कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे इस पेड़ की एक प्रजाति है, तो ये 16 वन कहे जाते हैं। अब इसमें आपको किस तरीके की वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी, वनस्पतियाँ जान लीजिए। तो इसमें वनस्पतियाँ कौन सी होंगी, इसमें जो वनस्पतियाँ होंगी वो कौन सी होंगी, तो आपका जो है एक, आपको इसमें बेटल नाम से एक वनस्पति देखने को मिलेगी, इसमें आपको लॉरेल नाम से एक वनस्पति देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें आपको जैसे मैग्नोलिया नाम से एक वनस्पति देखने को मिलेगी, मैग्नोलिया नाम से वनस्पति देखने को मिलेगी। इसमें आपको सिनकोना का पेड़ भी ये देखने को मिलेगा, सिनकोना वनस्पति भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें आपको यूकेलिप्टस का जो पेड़ होता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, यूकेलिप्टस का पेड़ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक एल्म का जो है वो भी पौधा होता है, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। अब यूकेलिप्टस को आप सभी जानते हैं, इनके बारे में एक जो आप सभी जानते होंगे कि इनके बारे में क्या है कि ये आतंकवादी जो है या पारिस्थितिकी आतंकवादी कहलाता है। इसको या ऐसे लिख लीजिए, पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है। तो पर्यावरण का, एक सेकेंड, पर्यावरण का शत्रु, तो पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है इस पौधे को, यूकेलिप्टस को, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो पौधा है वो जल की मात्रा को जल्दी जल्दी सोखता है। इसीलिए ये क्या है, किसी भी एरिया में जहाँ भी होगा वहाँ के पानी को जो है जल्दी जल्दी ख़त्म करता है। तो इसीलिए ये जो है विनाशकारी माना जाता है किसी भी एरिया के लिए। तो इसीलिए पारिस्थितिकी आतंकवादी भी इसको नाम दिया जाता है, जैसे पारिस्थितिकी आतंकवादी, ये भी नाम दिया जाता है। तो अब इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम मेन जो चर्चा करने वाले हैं वो हिमालय के बारे में करेंगे। तो हिमालय के बारे में करेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो इससे पहले मैं एक बार और इसको हटाता हूँ, इसके बारे में हम फिर से बात करने वाले हैं। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक सेकंड, हिमालय के पर्वत के बारे में जानेंगे, बस मुझे 1 मिनट दीजिए। तो ये आपका जो है पूरा आपका प्रायद्वीपीय भारत हुआ।
अब हम जो बात करेंगे वो इसके बारे में बात करेंगे, हिमालय के पर्वतीय वन के बारे में, और इसमें आप समझ पाएंगे डायग्राम से कि कैसे चीज़ें हो रही थी। तो ये आपका पर्वतीय वन है, ये आपका पर्वतीय वन है। अब हमने पहला टाइप पढ़ लिया, दूसरा आप समझिए कि आपका कौन सा है, आपके हिमालयी वन है। तो आपका हिमालय, एक सेकेंड, हिमालय के पर्वतीय वन, इनके बारे में जान लेते हैं। हिमालय के पर्वतीय वन के बारे में जान लेते हैं। तो इसको मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपका, और आप इसको इस तरीके से बनाइएगा, जैसे मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से बनाइए, आप आसानी से चीज़ें समझ जाएंगे। कि जैसे जैसे ये मान लो एक पर्वत का पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इसको हम डिवीज़न कर लेते हैं कई, जैसे मान लेते हैं ये एक डिवीज़न हो जाता है, जो इसको हम सरफेस मान लेते हैं। ये आपकी सरफेस हो गई, ये आपकी सरफेस हो गई, ये आपकी सरफेस हो गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई जो है, या ऊंचाई, सॉरी, ऊंचाई जो होगी वो 1000 मीटर मान लेते हैं। तो 1000 मीटर की ऊंचाई ये होगी। अब आगे और बढ़ते हैं तो इसको मान लेते हैं 2000 मीटर की ऊंचाई। तो 2000 मीटर की ऊंचाई, इस सब में जानेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे वन जो है ऊंचाई पे बढ़ने के साथ साथ कैसे कैसे वन जो है हमारे विकसित होंगे। तो अब मान लेते हैं फिर से आगे, और फिर हम 3000 की ऊंचाई मान लेते हैं, ये 3000 मीटर की ऊंचाई। फिर और आगे अगर बढ़े तो हम ये मान लेते हैं 4000 मीटर की ऊंचाई। यहाँ तक हम देखेंगे कि कैसे कैसे आपके वन देखने को मिलते हैं। तो देखिए, अब मैंने जैसे बात की थी कि अगर सरफेस से लेके वहाँ तक देखेंगे 1000 मीटर की ऊंचाई तक, तो इनमें आपको कौन से वन देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं, इसमें आपको पर्णपाती वन देखने को मिल जाते हैं। इसके ऊपर जब जाते हैं पर्णपाती वन के बाद, तो आपको कौन से मिल जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली है, इसमें उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण वन देखने को मिल जाते हैं, इसमें उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण वन। तो इस तरीके से चर्चा होगी 2000 मीटर तक। अब इसमें जब बात करेंगे हम कि इसको हम अगर हिमालय के हिसाब से पढ़ेंगे तो इसको 2 भागों में बांट के देखेंगे, तो इसको भी हम जानने वाले हैं। शीतोष्ण वन को हम एक और नाम दे सकते हैं, जिसको हम इसको क्या बोल सकते हैं, उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। तो इस नाम से हम इसको बुला सकते हैं, यहाँ पे या लगा लीजिए। तो ये दोनों नाम इसके जाने जाते हैं। तो 1000 से लेकर 2000 की ऊंचाई तक के क्षेत्रों में आपको उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन देखने को मिलते हैं। अब इसमें 2 तरीके के वन आपको देखने मिलेंगे। एक आपको मिलेंगे उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, चौड़ी पत्ती वाले वन, तो एक तरीके के ये आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे आपको देखने को मिलेंगे चीड़ के वन, तो वो आपके कौन से होंगे, उष्णकटिबंधीय चीड़ के वन। तो इनके दोनों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि क्या क्या इनकी विशेषता है। इसके ऊपर और चलते हैं, 2000 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं, तो इसमें आपको कौन से देखने को मिलेंगे, कोणधारी वन या शंकुधारी वन। कोणधारी वन आपको देखने को मिलते हैं, या शंकुधारी वन भी इनको बोलते हैं। तो इसको कोनीफेरस फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कोणधारी वन जो है आपके वो। इसके ऊपर आपको अल्पाइन वन देखने को मिलेंगे, इसके ऊपर आपको 3000 से 4000 की ऊंचाई पर जाओगे तो आपको अल्पाइन के जो वन होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, इस पे हिम जो होती है वो जमी होती है, तो इसके ऊपर कोई आपको पेड़ नहीं मिलेगा देखने को। इसमें छोटे छोटे जो है आपको जो बर्फ़ जमी मिलेगी, इसको ही हम क्या बोलते हैं, परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाफ्रॉस्ट। अब ये परमाफ्रॉस्ट क्या है, तो परमाफ्रॉस्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो लिख लें कि परमाफ्रॉस्ट वो जगह होती है जहाँ पे क्या होती है, बर्फ़ जो होती है वो स्थायी रूप से जमा हो, यानी वो अधिकतर साल भर के अधिकतर समय तक किसी भी क्षेत्र पे अगर बर्फ़ जमी हुई है, जैसे ये स्थल है और इस पर अगर बर्फ़ जमी रहती है साल भर, तो वही आपका क्षेत्र कौन सा कहलाता है, वही आपका परमाफ्रॉस्ट कहलाता है।
तो यहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ जमी रहती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परमाफ्रॉस्ट एरिया बोलते हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे अपना जहाँ तक वन है तहाँ तक, क्योंकि परमाफ्रॉस्ट में कोई भी स्थायी रूप से वन देखने को नहीं मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से हम 4 चीज़ों के बारे में जानेंगे। पर्णपाती वन हमने पढ़ लिए हैं, अब हम इनको पढ़ेंगे और इनको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपके पहला टाइप जो है आपका उष्णकटिबंधीय चीड़ वन। तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें जानने वाली हैं, एक सेकेंड, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें जानने वाली हैं। पहली बात, इसमें एवरेज रेनफॉल होता है, इसमें एवरेज रेनफॉल कितना होता है वो आप जान लीजिए कि 70 से लेके या 75 से लेके 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में आपको कितनी वर्षा देखने को मिलेगी, तो 70 या 75 से लेके 100 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। ये आपके चीड़ के वन होते हैं, इनको पाइन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो आप सभी जानते होंगे चीड़ को इंग्लिश में पाइन बोलते हैं, और लिख लीजिए पाइन फॉरेस्ट, तो पाइन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे कौन सी वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी, कौन से पेड़ देखने को मिलेंगे, वो आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक तो पहली बात, इसमें वनस्पतियाँ लिखते हैं पहले। तो कौन सी वनस्पतियाँ आपको देखने को मिलेंगी, तो पहला तो आपका चीड़ ही है जिसके बारे में बात ही कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसमें आपको देखने को मिलेंगे देवदार के पेड़, इस एरिया में सबसे ज़्यादा देवदार के पेड़ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और वनस्पति देखने को मिलेगी, जैसे कि बालन आपको देखने को मिलेगा, चिनार का पेड़ देखने को मिलेंगे आपको, चिनार के पेड़ देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो आपको इस एरिया में देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही इन चीड़ के क्षेत्रों में आपको क्या देखने को और मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी आपको देखने को मिलते हैं। तो शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान ये भी आपको देखने को मिलेंगे। अब शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान विश्व के हिसाब से देखें तो कुछ और नाम होते हैं उनके, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं इनकी अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो भारत के एंगल से बात कर रहे हैं, तो इनको भारत में किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मर्ग नाम बोलते हैं, इसको बग्याल या बुग्याल नाम से भी बोला जाता है, तो ये नाम भी जाना जाता है। इनको प्यार भी बोला जाता है। तो ये कई नाम हैं जो भारत में शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदानों के नाम से जाने जाते हैं, जो कहाँ पे मिल रहे हैं आपको 1000 से लेके 2000 की ऊंचाई तक मिल रहे हैं। जो चीड़ के वन हैं उन एरिया में आपको ये घास के मैदान देखने को मिलेंगे। अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं, जो चौड़ी पत्ती वाले आपके जो वन हैं वो बात कर लेते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वन के बारे में बात कर लेते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वन के बारे में क्या बातें हैं, जैसे कि इसमें जो रेनफॉल होगा, यानी इसमें रेनफॉल कितना होगा, तो इन क्षेत्रों में जो 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यानी इस एरिया में 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि जिन पेड़ों की पत्तियां जो चौड़ी हैं उनमें कहाँ पे वर्षा हो रही है, कितनी हो रही है, तो 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के जो क्षेत्र होंगे वो आपके ये वाले होते हैं। इसमें जो वनस्पति देखने को मिलेगी तो 1000 से लेके 2000 तक की मीटर की ऊंचाई पर ये चौड़ी पत्ती वाले वन हैं। और यहाँ पे जो आपकी वनस्पति होंगी वो आपकी कौन सी होंगी, तो पहली आपकी चेस्टनट करके होती है। कौन सी होती है, तो चेस्टनट नाम से एक पेड़ होगा वो होता है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा ओक का पेड़ जो होता है उसको, इसके अलावा आपने मैपल का पेड़ सुना होगा। तो इस तरीके के कुछ पेड़ होते हैं जो आपके यहाँ पे वनस्पति चौड़ी पत्ती वाले वन देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं तो 2000 से लेके 3000 की ऊंचाई पर जो आपके पेड़ मिलेंगे उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो आपके कौन से हैं, कोणधारी वन है, जो आपके कोणधारी वन है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कोणधारी वन के बारे में कौन सी बातें आपको जाननी चाहिए, तो पहली बात तो आप समझ ही गए कि वो 2000 से लेकर 3000 के बीच में जो है ऊंचाई पर हैं, ये इतनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, पहली बात हमने जानी। दूसरी, यहाँ पे वर्षा कितनी होगी,
तो एवरेज रेनफॉल या एवरेज वर्षा कितनी है यहाँ पे, एवरेज वर्षा कितनी हो रही है, तो इस एरिया में जो वर्षा होती है वो 150 से 200 सेंटीमीटर के पास होती है। 200 सेंटीमीटर के आसपास बीच में वर्षा इसमें देखने को मिलती है। इन क्षेत्रों में इस तरीके की वर्षा देखने को मिलती है। इसमें जो आपके जो वनस्पति होगी या जो वन होंगे या जो पेड़ होते हैं, वो वन की लकड़ी कैसी होती है, तो वन की लकड़ी जो है मुलायम लकड़ी होती है। कैसी होती है, तो मुलायम लकड़ी होती है। तो ये मुलायम लकड़ी के वन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मुलायम लकड़ी होती है तो इसका यूज भी काफ़ी होता है। तो काफ़ी यूज होने की वजह से क्या होता है, इस्तेमाल आपका काफ़ी होता है। तो ये आर्थिक दृष्टि से क्या होते हैं, ये आर्थिक दृष्टि से क्या होते हैं, ये आर्थिक दृष्टि से क्या होते हैं और उपयोगी होते हैं, ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्यों है, क्योंकि मुलायम लकड़ी है, इससे कई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, अच्छा ड्यूरेबल होती हैं, लंबे समय तक ये चलती हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, इतनी ऊंचाई पर पाई जाती है। और इसमें कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो वनस्पति की बात करें तो इसमें वनस्पति आपको कौन सी मिलेगी, तो एक तो चीड़ के पेड़ भी इसमें देखने को मिलेंगे। चीड़ के अलावा इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें फर के पेड़ भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें सिल्वर स्प्रूस करके एक होता है, या स्प्रूस भी लिख सकते हैं आप, तो इस स्प्रूस करके भी पेड़ पाया जाता है। इसके अलावा इसमें देवदार के पेड़ भी देखने को मिलते हैं आपको, तो देवदार के पेड़ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट जो आपका एक होता है भोजपत्र, ये आप याद रखिएगा कि भोजपत्र भी इसमें कोणधारी वनों में देखने को मिलते हैं, यानी हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं, या कोणधारी वन जो हैं वो उनमें एक टाइप है आपका भोजपत्र। और चीड़ से आप सभी जानते हैं, चीड़ से एक जो है तेल भी बनता है, तो आप सभी ने नाम सुना होगा तारपीन का जो तेल होता है, तारपीन का तेल, वो भी इस किससे बनता है, तो चीड़ के वनों से, चीड़ के पेड़ से बनता है तारपीन का तेल। अब हम बात कर रहे हैं आगे बात करेंगे अपने जो अगला टाइप है अल्पाइन। तो अल्पाइन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, अल्पाइन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ, फिर आपका जो है 2-3 चीज़ें रह जाएंगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम अल्पाइन के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी जाननी चाहिए आपको। तो फिर ये आपका जो हो जाएगा पूरा, फिर मैग्रो वन पे सीधे आते हैं हम, इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे आगे की। तो ये आपका सारा हो जाता है। अब हम सीधे अल्पाइन पे बात कर रहे हैं कि अल्पाइन के बारे में क्या क्या बातें जानने वाली हैं। मैंने आपका डायग्राम बना दिया, आप उससे समझ सकते हैं कि 3000 से लेके 4000 की ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो वही आपके अल्पाइन वहाँ पे वन पाए जाते हैं। अब उनमें क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो मैंने हाइट बता दी आपको, हाइट बता दी कि 3000 से लेके 4000 की ऊंचाई तक आपको क्या होगा कि ऊंचाई तक आपको ये देखने को मिलते हैं, पहली बात। दूसरी विशेषता आपकी मैंने इसमें बतानी है कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे वर्षा जो होती है और तापमान जो होता है वो दोनों आपके क्या होंगे, कम होते हैं। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे टेम्परेचर भी कम रहता है और वर्षा भी क्या होती है, कम रहती है। तो आप सभी जानते हैं कि जहाँ वर्षा भी कम हो रही हो, टेम्परेचर भी कम हो, तो वैसे एरिया में कौन सी चीज़ मिलेगी आपको, तो अल्पाइन के वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे कम होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। तो अब इसमें अगली बात क्या हो सकती है कि एक तो यहाँ पे क्या होता है, आपके छोटे छोटे पेड़ देखने को मिलते हैं, यानी आपके बड़े वृक्ष यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, बड़े वृक्ष नहीं होंगे, छोटे छोटे वृक्ष देखने को मिलते हैं, या छोटे छोटे पौधे आपको देखने को मिलेंगे। तो छोटे छोटे पौधे इसमें देखने को मिलते हैं, बड़े वृक्ष इसमें नहीं होते हैं, यहाँ पे बड़े वृक्ष आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही अगली विशेषता क्या हो सकती है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान की बात की थी वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको कैसे देखने को मिलेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखे जा सकते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, घास के मैदान को एक तरह से चारागाह होते हैं, चारागाह होते हैं ये।
तो घास के मैदान क्या होता है, चारागाह होता है। और यहीं पे क्या होता है, ये चारागाह बड़े बड़े क्षेत्रों में फैले होते हैं। तो यहीं पे जो है जनजातियाँ जो होती हैं वो अपने जो है पशुओं को चराने के लिए आती रहती हैं। तो इसमें कुछ जनजातियाँ लिख लीजिए आप, जैसे गद्दी, फिर आप सब सुने होंगे बकरवाल, और आपने सुना होगा गुज्जर। तो ये जो हैं आपके कुछ हैं जो जनजातियाँ जो आपके इन क्षेत्रों में जो है पशुपालन, वो पशु चारागाह के लिए आती रहती हैं, पशुओं को चराने के लिए। तो इस तरीके की कुछ जनजातियाँ जो हैं इनका इस्तेमाल करती रहती हैं। ठीक है, अब इसमें जो अगली विशेषता है, जो आखिरी विशेषता है आपकी, तो वनस्पतियों को लेके इस क्षेत्र में आपको किस तरीके की वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी, इसमें कैसी वनस्पतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एक तो आपको यहाँ पे फर देखने को मिलेगा, आपको स्प्रूस देखने को मिलेंगे जिसकी हमने बात की अभी। इसके बाद आपको कुछ और इसमें जैसे आपका जूनिपर जो होता है वो पेड़ देखने को मिलेंगे। इसके बाद इसमें आपको मॉस के कुछ घास टाइप की जो होती है वो देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको बुरुंस का पेड़ देखने को मिल सकता है जिसको रोडोडेंड्रॉन बोलते हैं। तो सिक्किम का क्या है, एक तरह से जो है राजकीय पुष्प है, वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इसमें लाइकेन देखने को मिलते हैं। तो लाइकेन के बारे में सभी जानते हैं कि ये वायु प्रदूषण का जो है संकेतक होता है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कुछ वनस्पतियाँ आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा हो जाता है पूरा जो है पर्वतीय वन के बारे में, अल्पाइन तक। परमाफ्रॉस्ट की मैंने बात की थी कि जो स्थायी रूप से जो हिम अगर या बर्फ़ जो है जमी हुई है तो उस क्षेत्र को परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। और फिर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है कोई पेड़ पौधे नहीं वो उग पाते हैं, तो इसीलिए वो आपके पढ़ने का क्षेत्र नहीं रह जाता है। अब जो हमारा लास्ट क्षेत्र बचता है वो हमारे मैंग्रोव बचते हैं। तो मैंग्रोव के बारे में हम जान लेते हैं, मैंग्रोव की चर्चा कर लेते हैं, फिर आपका जो है आज की जो है वनस्पतियाँ पूरी ख़त्म हो जाएंगी। तो मैंग्रोव पे चर्चा करते हैं। मैंग्रोव के बारे में क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए आपको, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंग्रोव वन जो होते हैं वो कहाँ पे विकसित होते हैं वो पहले जान लीजिए, या इसके पहले नाम जान लीजिए कि इनको और किस किस नाम से जाना जाता है। तो इनको कुछ और अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे अनूप वन के नाम से जाना जाता है, इनको अनूप वन कहते हैं। इनको बेलांचली वन भी कहते हैं, तो बेलांचली वन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको किस तरीके से जान सकते हैं, तो दलदली वन भी इनको कह देते हैं, तो दलदली वन भी इनको कहा जाता है। और भी कुछ नाम से जैसे पूछा जा सकता है तो इसको गरान वन भी कहा जाता है, गरान वन। इसके अलावा कुछ और नाम से जाने तो इनको ज्वारी वन के नाम से भी जाना जाता है, तो ज्वारी वन भी कहते हैं। इनको डेल्टाई वन भी कहते हैं। तो ये कुछ नाम है इनके, डेल्टाई वन। तो ये इस तरीके से नाम से जाने जाते हैं। आपको ये भी पता होगा कि इनको सुंदर वन भी कहा जाता है। तो सुंदर वन के नाम से भी, जब सुंदर नाम से एक सुंदरी नाम से पेड़ होता है तो उस नाम से भी इनको जाना जाता है। अब इनका विकास कहाँ पे होगा, यानी इनका डेवलपमेंट या इनका जो है ये कहाँ पे पैदा होते हैं। तो इनका विकास की बात करें तो जिस एरिया में खारा और जो मीठा पानी होता है, तो खारा प्लस मीठा, तो मीठा और खारा जहाँ पानी मिलते हैं और एक मिश्रण जहाँ पे बनता है, वो आपका तटीय क्षेत्र जो भी होगा वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे इनका विकास होता है। खारा और मीठा पानी जो है आपको जहाँ पे भी देखने को मिलेगा वहाँ पे आपको ये विकसित होते हैं। अब ये कहें कि खारा पानी और मीठा पानी हर जगह देखने को मिलता है, तो पूरा जैसे अपना पूरा तटीय क्षेत्र है भारत का, उन सब पे क्या आपके मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं? तो नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि इनके बनने के लिए क्या है कि क्या बोलते हैं, समतल या समान एक तरह से ताज़ा पानी, खारे पानी का जो है एक उचित मिश्रण होना चाहिए। और इसके अलावा भी वहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि आपकी कीचड़ युक्त जो मृदा होती है, दलदली मृदा जो होती है, वो भी होनी चाहिए। इसके अलावा पानी और खारा पानी, मीठे पानी का एक मिश्रण अच्छे से होना चाहिए, तब जाके आपकी ये जो मैंग्रोव वन होते हैं वो पैदा होते हैं। तो हर क्षेत्र में ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए भारत के हर क्षेत्र में आपको देखने को नहीं मिलते हैं ये। तो इसीलिए जो आपके डेल्टाई क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अक्सर इनको देखा जाता है। तो डेल्टाई क्षेत्रों में अक्सर ये विकसित होते हैं। अब बात करेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो पहली बात जान लीजिए, विकसित हो गए। इसके अलावा इनमें एक विशेषता होती है कि कई पेड़ों की जड़ें, जो क्या होता है कि ऑक्सीजन जिनको नहीं मिल पाती है तो वो क्या करती हैं, वो जड़ें पानी से बाहर आ जाती हैं। तो इन पेड़ों में जो आपके मैंग्रोव वन होते हैं तो इनकी जड़ें जो हैं
कई पेड़ों की जड़ें जो होती हैं वो पानी से बाहर आती हैं। जड़ें पानी से बाहर आकर श्वसन करती हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। बाहर निकली होती है। तो कई पेड़ों की जड़ें बाहर निकली होती है क्योंकि वो श्वसन करती हैं और श्वसन करने के लिए पानी से बाहर आ जाती हैं। तो जैसे ये मान लो जल है और ये पेड़ है, ये कोई मैंग्रोव पेड़ है, तो मान लेते मैंग्रोव पेड़ है। अब इसकी जड़ें जैसे पहले तो अंदर थी, लेकिन कुछ जड़ें जो होती हैं वो बाहर आ जाती हैं, तो इस तरीके से श्वसन करने के लिए वो बाहर आती है। तो कुछ विशेषताएं इनकी इस क्षेत्रों में देखी जाती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इनका क्या यूज क्या है, जैसे इनका उपयोग क्या है वो जान लेते हैं, तो वो भी आप समझ पाएंगे। तो ये जो क्या करती हैं, जैसे चक्रवात आते हैं, जो मैंग्रोव पेड़ होते हैं, जो मैंग्रोव वृक्ष होते हैं, वो चक्रवात हो गए, सुनामी हो गई, इन सब से क्या करते हैं, ये तटीय भाग जो होते हैं, सुनामी आदि से क्या करते हैं, तटीय भागों की सुरक्षा करते हैं। तटीय भागों की क्या करते हैं कि सुरक्षा करते हैं या रक्षा करते हैं। तो सुरक्षा करते हैं, तटीय भागों की क्या कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। इसके बाद इसका और कैसे कैसे यूज हो सकता है, तो उसके बारे में जाने कि ये जो तट का कटाव होता है वो भी इसमें जैसे तटीय कटाव को रोकते हैं। जैसे तट अगर मान लो पेड़ नहीं होंगे तो क्या है, नदियाँ बह रही हैं या लहरें जो समुद्र की आती हैं वो भी क्या है, कटाव करती हैं। लेकिन अगर मैंग्रोव वन होते हैं तो तटीय कटाव को रोकते हैं। जो मैंग्रोव वन होते हैं तटीय कटाव को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी इनका एक यूज़ है। इसके अलावा ये औषधीय रूप से भी इम्पोर्टेंट होते हैं। इनका कई बार क्या है, दवाइयों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो औषधीय रूप से भी उपयोग होते हैं, तो इसलिए इनका औषधीय उपयोग भी होता है। और ये इसके अलावा कई आपने सुना होगा कि पक्षियाँ, जब पक्षी आते हैं बाहर के, विदेशी पक्षी या भारत के पक्षी, तो पक्षियों का आवास भी होता है। इसकी जड़ों में भी आप पक्षी रहते हैं, इनके पेड़ों की जड़ों में भी पक्षियों हेतु क्या है, ये आवास प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये जो है कितने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि आपके जानने के लिए कि इसकी उपयोगिता क्या जानी हमने, ये किस तरीके से श्वसन या विशेषता इनकी क्या है, कहाँ पे ये पैदा होंगे या कहाँ पे इनका विकास होता है। जो जैसे आपकी नदी जो है वो स्वच्छ जल ला रही है और सागर का जो है खारा पानी है, दोनों मिल रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक खारा क्षेत्र बन रहा है, तो वहाँ पे ही आपके जो है आपके मैंग्रोव वन देखे जाते हैं। अब किन किन एरिया में देखे जाएंगे, भारत में कहाँ कहाँ पे है, तो वो हम बात कर लेते हैं, एक मैप के ज़रिए समझेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, इधर मैं आपको बता देता हूँ। तो इधर समझिएगा कि कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, मिल जाएंगे। तो ये जो मैंग्रोव हैं कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं ये जान लेते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि इसका जो, अब इसके एक सेकेंड, इसके विस्तार की बात करते हैं या क्षेत्र की बात करते हैं, तो विस्तार कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो इसका विस्तार जैसे आपको मैं बता दूं कि वेस्ट बंगाल जो आपका है, पश्चिम बंगाल जो है, उनमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे क्या, मैंग्रोव वन। तो सबसे अधिक मैंग्रोव वन अगर किसी में पूछता है क्वेश्चन में, सबसे अधिक मैंग्रोव वन तो किस एरिया में देखने को मिलेंगे, तो आपके वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके साथ ही मैं आपको राज्य बताऊंगा, लेकिन पहले मैप बता देता हूं, उससे आप समझ जाएंगे और फिर मैं आपको पूरा क्रम बताने वाला हूं। तो एक मैप बना देता हूं मैं, उससे आप समझिएगा कि जैसे ये भारत का मैप है और मैं जहाँ जहाँ अब ये बनते हैं वो ही क्षेत्र बनाता हूँ। जैसे ये आपका हो गया पश्चिमी तटीय क्षेत्र, फिर हम पूर्वी की तरफ जा रहे हैं और फिर हम ऐसे करके बढ़ेंगे और ये आपका जो है पूरा क्षेत्र बन जाता है। तो ये हमारा वेस्ट पूरा जो है तटीय क्षेत्र बन जाता है भारत का। अब यहाँ पे आपको कहाँ कहाँ पे मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे वो मैं बता देता हूँ, तो वो आप समझिए कि एक तो ये वाला क्षेत्र जो कच्छ के रण का क्षेत्र है, एक तरह से गुजरात के एरिया में आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, फिर आपको यहाँ पे भी देखने मिलेंगे काठियावाड़ के क्षेत्र में। ये आपका जो है कच्छ की खाड़ी है, ये आपका कच्छ का क्षेत्र है। तो इन एरिया में आपको गुजरात पूरा एक तरह से, तो गुजरात के क्षेत्र में आपको मैंग्रोव वन देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपका गुजरात हो गया, आप लिख सकते हैं इस तरीके से। आपका यहाँ पे जो है रत्नागिरी एक जगह है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे, मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। आपका गोवा जो है
गोवा में भी आपको जो है आपको देखने को मिलते हैं, गोवा में भी आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे। और कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आपका जो कावेरी का क्षेत्र है, कावेरी का क्षेत्र है, तो कावेरी डेल्टा का क्षेत्र, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे कावेरी का ये क्षेत्र है। इसके बाद आपको कहाँ कहाँ देखे जा सकते हैं, तो आपका ये आपकी जो है कृष्णा और गोदावरी का क्षेत्र है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। इनका बेसिन के आसपास आपको मैंग्रोव वन देखे जा सकते हैं। इसके बाद कहाँ पे मिलेंगे, तो आपका ये जो है महानदी नदी के जो एरिया होता है, जो आपका तटीय क्षेत्र है महानदी का, तो ये महानदी के क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेंगे। महानदी के तटीय क्षेत्र में भी आपको मैंग्रोव वन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद इसको अगर मैप को थोड़ा सा और सही कर लें, तो मैंग्रोव जो है इस तरीके से मैप बनता है आपका, कि मैप जो है इस तरीके से बनता है, तो इस तरीके से बनता है। अब ये जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला, इसमें वेस्ट बंगाल इधर है और ये आपका जो है बांग्लादेश हो जाता है। तो अगर इसको छोड़ दें तो ये आपका पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन का जो एरिया है, उसमें भी आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। तो ये कौन सा हो गया आपका पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल का क्या है सुंदरबन, तो ये पश्चिम बंगाल के सुंदरबन हो गए। तो ऐसे करके ये आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पे अंडमान निकोबार जो आपका है, तो इन क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिलते हैं आपके मैंग्रोव वन। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो आपके कौन से हो गए, गुजरात, आपके महाराष्ट्र में, आपके गोवा में, एक आपका कावेरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, और ये आपका जो हो गया गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, जो आपका पश्चिम बंगाल का सुंदरबन का डेल्टा है, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे और आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको क्रम के हिसाब से बता दूँ कि अब अगर आपसे क्वेश्चन में आता है कि अवरोही क्रम बताइए या आरोही क्रम, तो आप लगा लेंगे। मैं आपको अवरोही क्रम बताता हूँ, जिसका मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यानी सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे। फिर उससे कम देखने को कहाँ पे मिलेंगे, तो उससे कम होंगे गुजरात में। फिर उससे कम आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो अंडमान निकोबार में। ये एरिया के हिसाब से हैं, आप ध्यान रखिएगा। फिर आपके आंध्र प्रदेश में, और फिर आपका उड़ीसा में। तो इस तरीके से आपके सीक्वेंस में चलते हैं। ये टॉप 5 हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरीके से आप क्षेत्र देख रहे हैं किस राज्य में मैंग्रोव वन की संख्या ज़्यादा है, किस में कम है, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो ये आपका अवरोही क्रम। आरोही क्रम पूछेगा तो आप इधर से इधर लगा दीजिएगा, ठीक है। और अवरोही क्रम है तो आपका इधर चल रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसमें और क्या चीज़ें जानने वाली है, तो मैं आपको बता दूँ मैंग्रोव वन के बारे में कुछ चीज़ें और बता दूँ। एक सेकंड मैं इसको हटाता हूँ। तो इसके बारे में और क्या चीज़ें जानने वाली हैं, तो आपको मैं बता दूं कि विश्व के मैंग्रोव वन है, विश्व में मैंग्रोव वन जितने भी हैं, विश्व में 3% जो मैंग्रोव वन है वो केवल कहाँ पे हैं, आपके भारत में। तो विश्व में 3% वन अकेले किस में है, भारत में है। ये आपको याद रखना है कि आपके जो मैंग्रोव वन है पूरे विश्व में, उसका 3% जो है आपका, 3% कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको भारत में देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें हो जाती हैं। इसके बाद हमने बात कर ली थी कि पहले ही कि इसमें जो है ये पारिस्थितिकी रूप से क्या है, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जिसके बारे में हमने बात की थी कि औषधीय रूप हो गया, तटीय से कटाव के बारे में होते हैं। तो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से क्या होते हैं, तो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ये बातें आपने जान ली। अब लास्ट इसमें एक पॉइंट है जो वनस्पति को लेके है कि इसमें किस तरीके की वनस्पतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। वैसे ये क्वेश्चन में पूछता नहीं है, लेकिन आप इनको जान लीजिए, ज़रूरी है। कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस तरीके की वनस्पतियाँ जो है, या इनमें से कौन सी वनस्पति जो है वो मैंग्रोव की वनस्पति है, वो आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं इसमें कुछ लिखा रहा हूँ। जैसे पहली तो आपकी मैंग्रोव ही है, इस नाम से भी आ सकती है। दूसरी आपकी जैसे सुंदरी, जिस पे सुंदरबन बना है,
तो सुंदरी एक वनस्पति है। इसके अलावा कैजुरीना एक करके होती है, तो कैजुरीना एक वनस्पति आपको देखने को मिलेगी जो किसका टाइप है, वो मैंग्रोव वन का टाइप है। इसके अलावा केवड़ा एक करके होती है, तो केवड़ा भी क्या है, आपकी एक वनस्पति है। इसके अलावा एक बैंदी करके जो है वो भी है। तो इस तरीके की कुछ वनस्पतियां हैं जो आपके जो है मैंग्रोव वन की टाइप होती है। तो इस तरीके से आपने जाना कि इसके टाइप क्या है, इसके अलग अलग नाम जाने थे आपने, अनूप वन, बेलांचली वन, दलदली वन, गरान वन, ज्वारी वन, तो उसके अलावा डेल्टाई वन, तो उस तरीके के जाने। अब हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस को लेके। अब जो आपकी वनस्पतियां हैं टोटल ख़त्म हो चुकी हैं, सारे टाइप्स जो हम पढ़ा रहे थे, जो हमने बताए थे कि हम चर्चा करने वाले हैं, वो सारे आपने जान लिए हैं। इसमें हम सारी चीज़ जान चुके हैं। अब देखिए मैं आपको पूरा टाइप बताता हूँ। ये इसके बारे में हमने चर्चा कर ली, इसके बारे में कर ली, इनके सब के बारे में हमने कर लिए। इसके बाद हमने इनके बारे में भी चर्चा कर ली है, और ये हमने पर्वतीय वन भी जान लिए, और हमारा जो लास्ट टाइप था वो मैंग्रोव वन भी जान लिया। तो हमने अपनी वनस्पति पूरी चर्चा कर ली है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन हैं कुछ, तो उन पर चर्चा कर लेते हैं, तो वो आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर आप जो है जान पाएंगे कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि भोजपत्र, ये वृक्ष जो है वो कहाँ पे मिलेगा। तो वो हमने बताया था आपको भोजपत्र कहाँ मिलेगा, जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी कि इसको याद रखिएगा। तो आपको कहाँ मिलेगा, कोणधारी वन जो थे हिमालय में, कोणधारी वन, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलते हैं। कत्था जो है वो किससे बनाया जाता है, तो हमने बताया था कि जो खैर का पेड़ होता है उससे आपका कत्था बनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंने कहा सर्वाधिक क्षेत्र में फैले वन कौन से होंगे, तो वो आर्द्र पर्णपाती वन थे। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन आपके वो होंगे आंसर। इसके बाद सागौन और साल के वन, ये आपके किसके उत्पाद हैं, तो आप सभी जानते हैं ये किसके उत्पाद हैं, बताइए ये किसके उत्पाद हैं। तो साल और सागौन जो हैं आपके किसके हैं, तो आपके शुष्क पतझड़ वन हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका आंसर इसका ये वाला होगा। आगे बात करें कि पूछ रहे हैं कि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में, जो हिमालय की बात की हमने, ऊंचाई के साथ साथ यानी ऊंचाई बढ़ेगी तो निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। ये कह रहे हैं कि अगर ऊंचाई बढ़े तो इन चारों में से किन किन कारणों की वजह से क्या होता है, उसमें उसकी वनस्पति में परिवर्तन आता है, चेंज आता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन से कारण हो सकते हैं, जिसके बारे में हमने अभी बात की कि जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान में गिरावट आती है, ऊंचाई बढ़ने पे वर्षा में बदलाव भी आता है, और ऊंचाई बढ़ने पर मिट्टी की अनुपजाऊ होना भी एक कारण बनता है कि उसकी मिट्टी भी उपजाऊ हो जाती है। लेकिन तेज़ हवा का कोई रोल नहीं होता है, तो इसको हटा दें तो आपका आंसर जो बनेगा वो 1 और 2 और 3 बनेगा। तो तीनों आंसर बनेंगे कि मिट्टी अनुपजाऊ होने लगती है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, वैसे ही वर्षा में बदलाव आने लगता है, इसके अलावा इसमें तापमान में गिरावट आने लगती है। तो ये तीनों बातें हो जाती हैं। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। अब देखिए कि इसमें सिनकोना नहीं उगता। सिनकोना पहली बात मैंने बताया था वो किसका टाइप था, तो आप बताइए किसका टाइप था वो। तो सिनकोना के बारे में हमने बात की थी कि ये किस तरीके का था, कि ये सेमी एवरग्रीन के बारे में बात की थी, इसको सेमी एवरग्रीन बोला था। तो जब सेमी एवरग्रीन है तो हमने बताया कि वो क्षेत्र कहाँ पे मिलेंगे, तो एक तो पश्चिमी घाट बताया था जो केरल का पार्ट है, फिर हमने ये भी बताया था कि असम का मतलब हुआ कि पूर्वी भारत जो है पूरा, वो भी आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ जो है आपका, उस क्षेत्र में आपको नहीं देखने को मिलेंगे सदाबहार वन। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, पलाश के बारे में बात की थी, और उसका वैज्ञानिक नाम क्या बताया था, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा नाम बताया था। तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि जंगल की आग किसको कहते हैं। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो सही बताना है। अब सही बताना है तो एक तो सही देख रहे हैं, सीधा आपको आंसर डी मिल जा रहा है कि सुंदरी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके का आंसर आपका ये वाला हो जाता है। आगे बात करते हैं कि 2 सूचियां दे रखी हैं, दोनों में एक में वन के प्रकार हैं, एक में प्रदेश है। तो कौन से प्रदेश में किस तरीके के वन देखने को मिलेंगे, इसके बारे में पूछा गया है। तो आप सभी धीमे धीमे लगाइए कि देखिए इसमें आपको अल्पाइन वन,
आपको आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और सदाबहार वन 4 दिए गए हैं और आपको लगाना है कि कौन सा कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए कि आप लगाइए कि आपको जो है आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो आपको आर्द्र पर्णपाती वन उससे छोड़िए, पहले आप सदाबहार देखिए। तो सदाबहार को मैंने बताया कि आपके सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अल्पाइन वन आपको कहाँ मिलेंगे, जहाँ ऊंचाई अधिक होगी। तो आपको अरुणाचल प्रदेश में ये देखने को मिलेगा। शुष्क वाला जो है वो आपके मध्य गंगा के क्षेत्र में मिलेंगे। वहीं पे आर्द्र पर्णपाती वन है वो आपको तराई क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे दलदली क्षेत्र होता है और वहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा होती है। तो इस वजह से आपका आंसर जो बनेगा, ए का 4 बनेगा, बी का जो है आपका 3 बनेगा और सी का जो है आपका 1 बनेगा और डी का जो है आपका 2 बनेगा। तो इस तरीके से ए आंसर आपका बन जाता है। इसी तरीके से सूची दे रखी है और फिर से पूछा है कि किस तरीके के वन जो है किस देश में या किस प्रदेश में देखने को मिलेंगे। सॉरी, देश नहीं, किस राज्य में किस जगह की जगह पे देखने को मिल सकते हैं। जैसे इसमें पूछ रहा है कि उष्णकटिबंधीय वन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, शंकु वृक्ष आपको कहाँ मिलेंगे, कच्छ वन आपको कहाँ मिलेंगे, पतझड़ वन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। तो आप सभी जान रहे हैं कि इसमें आप सभी जान रहे हैं कि कच्छ वन का मतलब हुआ मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, सुंदरबन में देखने को मिलेंगे, जिसको हमने अभी मैप के जरिए समझा था। इसके बाद आपको शंकु वाले वृक्ष जो हैं वो कहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो शंकु वाले आपको हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं, चूँकि ऊंचाई अधिक होने की वजह से कोणधारी वृक्ष आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। इसके बाद पतझड़ वन आपको जो आपका राजस्थान का पार्ट है, जो ईस्टर्न पार्ट है, उसमें देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे उष्णकटिबंधीय वन देखें तो आपका साइलेंट वैली जो है उष्णकटिबंधीय वन आपको देखने मिलेंगे, जो पश्चिमी घाट में केरल का जो पार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका आंसर ए का 4 ये वाला आंसर बन जाएगा, बी का 2 हो जाता है, सी का 1 और डी का आपका 3 हो जाता है। आगे बात करें तो इसमें फिर से पूछ रहे हैं कि कच्छ वनस्पति दे रखी हैं और आपको राज्य पूछे हैं, तो किस राज्य में कौन सी वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया है वेम्बनाथ आपको कहाँ देखने को मिलता है, केरल में। एक तो ये आंसर हो गया। पिचवरम आपने सुना है आपका तमिलनाडु में है। आप रत्नागिरी के बारे में अभी चर्चा की हमने, तो रत्नागिरी आपकी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अब बचता है आपका कौन सा, एक बचता है, तो वो आप कहाँ लगाएंगे, वो आप लगाएंगे कर्नाटक में। तो इस तरीके से भी आप आंसर बना सकते हैं कि आपका रत्नागिरी ए का 4 हो जाता है। तो ए का 4 इन दोनों में है, यानी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब हम बात कर रहे हैं वेम्बनाड की, जो आपका डी का 2 है। तो डी का 2 यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी है। अब बात कर रहे हैं पिचवरम की, तो पिचवरम तमिलनाडु में है, यानी सी का 5। तो सी का 5 है। अब अगर आपको 1 नहीं पता था तब भी आपका आंसर डी हो जाता है। आगे बात करें कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो अब आप सभी समझ में आइए और लगाइए दिमाग कि कहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। कि वर्षा वन की बात कर रहा है, यानी सदाबहार वन की बात कर रहा है। तो सदाबहार वन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, एक तो पूर्वोत्तर भारत यानी असम में, और एक पश्चिमी घाट यानी केरल में। तो आपको इस तरीके से आंसर मिल जाता है। आगे बात करें कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र जो है घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, ये आपको बताना है। तो भारत में किस राज्य का सर्वाधिक घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, आपको ये आंसर लगाना है। अब बताइए कि सर्वाधिक बताना है। तो सर्वाधिक आपको पता है कि कौन सा है, आपका जो है मध्य प्रदेश हो जाता है। अब पूछ रहे हैं अगले में कि खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है। अब आप इसमें लगाइए कि खैर वनस्पति आपको कहाँ देखने को मिलती है। तो कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको बताएं, बताइए। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, बताएं। तो ये आपका जो है वो उपोष्णकटिबंधीय वनों में देखने को मिलती है, जिसके बारे में हमने बात की थी कि उपोष्णकटिबंधीय वन जो है एक आर्द्र पतझड़ वन होते हैं और एक शुष्क पतझड़ वन होते हैं। तो उसमें हमने बात की थी। तो इस तरीके से आंसर आपका ये वाला हो जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। अब इसमें फिर से क्वेश्चन है कि किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र जो है सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। तो अब देखिए क्या है कि ये एक तरह से परसेंटेज के रूप में पूछ रहा है। तो अब इसमें देखिएगा कि इसमें आंसर तो वैसे ये बनेगा, लेकिन इसमें जो आपकी हमने पढ़ाई हुई है, एक जो आपकी 17वीं रिपोर्ट है वन स्थिति रिपोर्ट, तो उसमें हमने बताया है कि किस राज्य में चीज़ें हैं। तो आपका इसका आंसर जो है मिजोरम बनेगा,
आप इसमें आंसर लगा सकते हैं मिज़ोरम। तो मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा यानी परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है वो आपका मिज़ोरम में है। तो इसका आंसर वैसे ई हो जाता है। तो चलिए आज के हमारे जो है प्रोग्राम में इतना ही था और आज का हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है। आगे हम अगले टॉपिक को लेके चलेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए इसको, और जिससे वो भी अपने अच्छे से पढ़ाई कर सकें, चीज़ें जान सकें। और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको नई नई अपडेशन मिलती रहेंगी। और इसके अलावा आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तो आपको कुछ कुछ और चीज़ें बताई जाने वाली हैं जिसको आप अपडेशन के ज़रिए जान सकते हैं। जैसे यूपीएससी अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए भी हम रिवीजन प्रोग्राम चला रहे हैं, तो रिवीजन प्रोग्राम लेके आने वाले हैं, उसको भी आप देखिएगा, आपके लिए फ़ायदा करेगा। और इसमें क्या है, सब्जेक्ट के सारे रिवीजन किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रीवियस के पेपर भी आपके सादे कराए जा रहे हैं, तो वो आपको फ़ायदा करने वाले हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी चीज़ें हम करते रहेंगे। अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं तब भी आप जुड़े रहें, और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी एसएससी, रेलवे एसएससी सबकी कर रहे हैं, तो वो आपको हर एक प्लेलिस्ट में अलग अलग चीज़ें मिलती रहेंगी। चलिए, तो फिर मिलते हैं किसी और नए एपिसोड प्रोग्राम के साथ, नए नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।